कल हम लोगों ने कार्टोग्राफी पढ़ी थी। तो कार्टोग्राफी में हम लोगों ने जैसे चर्चा करी थी कल साथ में कि कोई भी मैप होता है, मैप बनाने की जो आर्ट है वो कार्टोग्राफी है। और कोई भी जो मैप होता है वो तीन चीज पर बेस होता है: लोकेशन, डिस्टेंस और डायरेक्शन, है ना। जी। तो उसमें हम लोगों ने जी मैम। लोकेशन किससे निकाली थी? अपनी कोऑर्डिनेट से निकाली थी। डिस्टेंस किससे निकाला था? स्केल की हेल्प से निकाला था। और डायरेक्शन किससे निकाला था? नेविगेशन से निकाला था। और लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी डायरेक्शन निकालने में जो है हेल्पफुल होते हैं। उसके साथ ही हमने ट्रेडिशनल टोपो शीट देखा था। टोपो शीट से हमने ट्रेडिशनल मेथड से एरिया कैलकुलेशन करना देखा था, कैसे एरिया जो है कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम उसके लेट लॉन्ग निकाल लेते हैं। उस टोपो शीट से हम कैसे लैंड यूज निकालते हैं, कैसे हम ऑक्यूपेशन निकालते हैं, कैसे हम सोशियो इकोनॉमिक डेटा को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमने कल ट्रेडिशनल मेथड से देखी थी। उसके बाद जब हम आए तो हमने टोपोशीट का एक और अल्टरनेट देखा था, वो था हमारे पास सैटेलाइट का डेटा। तो सैटेलाइट का जो डेटा था वो प्राइमरी बेस्ड डेटा होता है। और किस पर बेस्ड होता है? पूरा वेवलेंथ के ऊपर बेस्ड होता है, पूरा का पूरा ईएमआर बेस्ड होता है। उसमें हमने देखा था कि सैटेलाइट डेटा जो होता है, जो सैटेलाइट होता है उसमें सेंसर्स लगे रहते हैं, उसमें बैंड होते हैं। तो जो बैंड होते हैं वो ब्लू कलर की चीज किस में दिखाते हैं? ग्रीन में दिखाते हैं। ग्रीन कलर की चीजें किस में दिखाते हैं? रेड चीज में दिखाते हैं। और रेड कलर का उसके बाद जो भी चीज होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट में होती है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा था कि उसके हम लोग किस तरीके से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और क्या क्या हम लोग उससे अपनी यूजफुल चीजें निकाल सकते हैं। जियोलॉजिस्ट है तो वो जियोलॉजी की चीजें निकालेगा, एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है तो वो मार्फोमेट्रिक एनालिसिस करेगा। तो कहाँ से करेगा? तो सैटेलाइट डेटा तो क्या है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, लेकिन हमें एनालिसिस किस पर करना पड़ेगा? एनालिसिस हमें सॉफ्टवेयर पर करना पड़ेगा। तो वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं, और सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं GIS, Geographical Information System. What is the full form of GIS? This is G for Geographical, I for इंफॉर्मेशन Information and सिस्टम। S for System. ठीक है। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हर चीज जो होती है वो कैसी होती है। एक तो हर प्रकृति में हर चीज की क्या होती है? एक निश्चित जियोमेट्री होती है। और हर चीज की क्या होती है? लोकेशन होती है। और लोकेशन के साथ उस चीज की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने बोला था कल कुर्सी, तो तुरंत आप लोगों को जी कुर्सी से तुरंत उसका शेप समझ में आ गया। मैंने बोला बहुत सारी कुर्सियां, तो बहुत सारी कुर्सियों में हमने अनुमान लगाया कि बहुत सारी कुर्सियां मॉल में भी हो सकती हैं, बहुत सारी कुर्सियां वेटिंग रूम में भी हो सकती हैं, बहुत सारी ऑफिस। कुर्सियां क्लासरूम में भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले कुर्सी क्या था? हमारा एक डेटा था। फिर हमने उसमें बताया कुर्सियां, तो कुर्सियां हो गई, तो कुर्सियां हो गई तो हमने एक एनालिसिस निकाला, एक एनालिसिस करा कि कहाँ कहाँ हो सकता है ना। जी मैम। अब मैंने अगर बता दिया कि वो मॉल का था तो वो एक इन्फॉर्मेशन हो गई उससे रिलेटेड कि हाँ मॉल में थी, तो मॉल में मॉल का डिस्प्ले बताया और रिजल्ट निकला कि वो मॉल में है। अब मॉल का मैं नाम और बता दूं, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें कहलाती हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे कि हमारे घर में फैन लगा हुआ है, ठीक है, या हमारी यूनिवर्सिटी में फैन लगा, क्लासरूम में फैन लगा हुआ है, तो मैं बोलूंगी कि ये फैन है। फैन का क्या काम है? हवा देता है। कहाँ लगा हुआ है? लोकेशन बता दी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में। तो अब हमने ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन टेबल में भर दी, या किसी चार्ट में भर दी, या किसी डायग्राम में भर दी। तो उस डायग्राम में लेट लॉन्ग भी दे दी, हमने नाम भी लिख दिया बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है, तो अब हमारे क्या मिल गया? लोकेशन मिल गई, डिस्टेंस मिल गई, क्वांटिटी मिल गई, वर्क ऑफ फैन मिल गया। तो एक इन्फॉर्मेशन मिली हमें कि ये फैन है, इतने सारे लगे हुए हैं। हमने एनालिसिस करा कि फैन का क्या काम है? वो ठंडा करता है। ठीक है। अब एक रूम में कितने फैन लगे हुए हैं? 6 फैन लगे हुए हैं। एक रूम में 10 लोग बैठे हुए हैं, तो एक व्यक्ति के ऊपर कितने, या एक फैन से कितने व्यक्तियों को हवा लग रही है? तो ये हो गया हमारा एनालिसिस। और उसके बाद हमने निकाला कितने लोगों को हवा लग रही है और मैप में ले जाकर उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो रिजल्ट के बाद रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये जो टेक्निक है वो कहलाती है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन टेक्निक। A system for capturing, storing, checking, integrating, manipulating, analyzing and displaying data which is especially reference to the earth. If especially reference to the earth का क्या मतलब है? You should provide the coordinates of the object. Clear? जी मैम। देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम बताते हैं। दिख रहा? स्लाइड दिख रही? जी मैम। देखो इसमें एक अर्थ बनी हुई है, मतलब लोकेशन से रिलेटेड। जी फॉर द अर्थ, मतलब स्पाशियल इंफॉर्मेशन हमें मिल रही, स्थानिक इंफॉर्मेशन। ऑल टाइप ऑफ डेटा सिस्टम। सिस्टम किसको रिप्रेजेंट करता है?
सीधी सी बात है, डेटा सिस्टम इसमें कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है। कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर डालते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सिस्टम जो कंप्यूटर की हेल्प से हम सारे डेटा को इकट्ठा करते हैं, उन इकट्ठा करके उसको मैनेज करते हैं, एनालिसिस करते हैं और रिजल्ट निकाल कर उसको हम डिस्प्ले कर देते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस जो कहलाती है वो कहलाती है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर? जी मैम। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की, कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन जीआईएस के कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं। तो जैसे कि अभी मैं बता ही रही थी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एस बिलोंग्स टू द सिस्टम इज कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी एसेसरीज होती हैं वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। क्या-क्या एसेसरीज होती हैं, जैसे कि हार्डवेयर है, सबसे पहले तो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए रहता है ना? फिर हमारे पास जी हार्डवेयर है, कंप्यूटर का सिस्टम है, पेन ड्राइव है, डिस्क है, और सबसे बड़ी चीज़ होती है यूज़र, क्योंकि इसमें यूज़र डिफाइन करता है कि उसको क्या चाहिए है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि एक सैटेलाइट डेटा होता है, लेकिन एक जो जियोलॉजिस्ट होता है वो जियोलॉजी की चीज़ देखता है उसमें, एक जो फॉरेस्ट वाला होता है वो फॉरेस्ट की चीज़ देखता है ना? नीड के और एक जो अकॉर्डिंग। नीड के अकॉर्डिंग, इस तरीके से। अब इसकी प्लानिंग प्रोसेस क्या होती है? प्लानिंग प्रोसेस ये होती है कि सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं, है ना? आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, या तो हम सर्वे सर्वे करेंगे, टोटल स्टेशन मशीन से फील्ड सर्वे कर लिया, या फिर हम क्वेश्चन बना के सर्वे कर लेंगे, है ना? या फिर हम जी सैटेलाइट इमेज ले लेंगे, या फिर हम डीजीपीएस का डेटा ले लेंगे, हम गूगल अर्थ का डेटा भी ले सकते हैं, हम टोपो शीट भी ले सकते हैं। मतलब हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कोई भी डेटा का यूज़ करेंगे। फिर हम जी उसको जैसे कि हमारी एक फाइल होती है, हमने उसमें सारी चीज़ें लगा ली, हमारी जो बुक होती है यूनिट 1 से लगाकर यूनिट 10 तक का उसमें सिलेबस दिया रहता है। इसी तरीके से हम कंप्यूटर पर भी अपनी एक फाइल जनरेट कर लेते हैं। उसमें हमने सारा का सारा डेटा एक जगह रख लिया। अब उसे हम डेटा का एनालिसिस करते हैं और उसको डिसीजन लेते हैं कि क्या ये सही है और क्या नहीं, ये सही नहीं है। पर वो डेटा हम कहाँ से लेते हैं? डेटा हम रियल वर्ल्ड से लेते हैं, ठीक है? अब हम जब बात करते हैं डेटा की, तो अभी तक आप लोगों ने सुना होगा डेटा 2 तरह 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, फिर सेकेंडरी डेटा से टर्सरी डेटा, है ना? प्राथमिक आंकड़े, द्वितीय आंकड़े, सुना है आप सभी ने? जी मैम। लेकिन जब हम जीआईएस की लैंग्वेज में जाते हैं तो ये जो है वो डेटा 2 तरह के होते हैं, एक स्पाशियल डेटा और एक एट्रिब्यूट डेटा। इसको आप नोट करिए, ये आपको बाद में भी काम में आएँगे। डेटा 2 तरह के होते हैं, एक स्पाशियल डेटा और एक एट्रिब्यूट डेटा। क्लियर? जी मैम। आप नोट करते जाइएगा, अदरवाइज़ आप भूल जाएँगे। सुनने में समझ में सब आता है, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो डेटा 2 तरह के जी होते मैम, हैं, नोट एक कर। हाँ, एक स्पाशियल डेटा और एक एट्रिब्यूट डेटा। कल हाँ, कल मैंने बताया था स्पाशियल डेटा जितने भी होते हैं उनकी एक जियोमेट्री फिक्स होती है। हर चीज़ की जी एक जियोमेट्री होती है। जैसे मैंने बोला रिवर, तो रिवर तो आपको टेढ़ी-मेढ़ी मिलेगी और उसमें पानी भरा रहेगा, है ना? मैंने बोला रोड, तो रोड का अलाइनमेंट कैसा रहेगा? सीधा रहेगा, और चौराहे सीधा पर वो रहेगा। 90 डिग्री से मुड़े हुए रहेंगे, है ना? जी अगर मैंने बोला पहाड़, तो पहाड़ का अपना कैरेक्टर दिखेगा, ठीक जी है? जी अब मैम। ये जो स्पाशियल डेटा होते हैं, ये भी हैं 2 तरह के होते हैं, एक रास्टर और एक वेक्टर। लिख लीजिए ये भी, 2 तरह के डेटा होते हैं, रास्टर और वेक्टर। पहले मैंने मेन जो डेटा बताए थे वो कौन-कौन से बताए थे? 2 बताए थे, एक स्पाशियल डेटा और एक एट्रिब्यूट डेटा, एट्रीब्यूट। ठीक है? अब जो स्पाशियल डेटा होता है वो भी 2 टाइप का होता है, एक रास्टर और एक वेक्टर, ठीक है? रास्टर डेटा ऐसे समझेंगे, रास्टर जो रॉ मटेरियल हो, और जी वेक्टर बेच सके, ठीक है? तो रास्टर डेटा जितने भी होती है पिक्सेल बेस्ड होते हैं। रास्टर डेटा मतलब रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल क्या होंगे? हमारे डेटा होंगे, जो हम जैसे फील्ड से डेटा ले आए, जो हमारे जीपीएस के पॉइंट हो गए, हमारे ईटीएस के पॉइंट हो गए, हमारी जो टोपो शीट हो गई, हमारी जो सैटेलाइट डेटा होगा, ये सारे के सारे किसमें आएँगे? तो रास्टर आपका। डेटा में आएँगे। और रास्टर डेटा कैसे होते हैं? पिक्चर फॉर्म में होते हैं, है ना? जी पिक्चर फॉर्म में होते हैं, तो हम इन्हें स्कैन करके जब ले जाएँगे तो ये एक-एक पिक्सेल में बन जाएँगे। जैसे कि आपको इस पर दिख भी रहे होंगे, यहाँ चेयर दिख रही है, लेकिन चेयर कैसी दिख रही है? पिक्सेल फॉर्म में दिख रही है। हम जब किसी भी फ़ोटो को आप देखना ज़ूम करेंगे, तो वो हमें फटी-फटी सी ग्रिड में दिखने लगती है, और वो जो ग्रिड होती है वो क्या कहलाती है? उसकी पिक्सेल। क्लियर? अब जी मैम। उसी पिक्चर के ऊपर जैसे हम हाथ से ट्रेसिंग करते हैं ना,
तो आप ट्रेस करते हो तो क्या बनती है, लाइन बनती है, पॉइंट बनता है या पॉलीगॉन बनता है। आपने ट्रेसिंग करी है मैप की? आप सभी जी ने मैम। ट्रेसिंग करी होगी, है ना? या हम आप लोगों ने प्लेन टेबल सर्वे करा होगा, तो हमने पॉइंट्स लिए और उन पॉइंट से फिर स्केल मान के और लाइन बना के बिल्डिंग बिल्डिंग बनाई, है ना? यस मैम। बनाई है ना? है ना? हाँ, तो उन्हीं पिक्चर के ऊपर उसको जो हम लेआउट बना देते हैं, वह लेआउट कहलाता है वेक्टर मॉडल। जैसे कि एक तोता उड़ रहा है, तो तोता हमने तोता की पेंटिंग बना ली, ठीक है? अब उस जी पेंटिंग को उठा के हमने उसको उसको हमने उसकी नकल बना के एक लेआउट बना दिया और उस लेआउट में कलर भर दिया, तो वो वेक्टर हो गया। लेकिन वो ऑन स्क्रीन वेक्टराइजेशन है, ऑन स्क्रीन वेक्टर है। उसके बाद जब हम उसका प्रिंट निकालेंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा, रास्टर रास्टर मॉडल ही मिलेगा। जितनी भी फोटो है वो क्या है, रास्टर है, जी मैम। ठीक है? अब ये मैं बता चुकी हूँ रास्टर डेटा हम कहाँ कहाँ से लेते हैं। अब एक चीज और मैं इसमें आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम नो मैम। है, आप लोग को आइडिया है क्या? है। हमें थोड़ा-सा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। आप लोग पिक्चर किस फॉर्म में लेते हो? जेपीजी, पीएनजी बोलते हो जी ना? जेपीजी यस है, मैम। पीएनजी है, टिफ इमेज है ना? जी मैम। पीडीएफ है। पीडीएफ फाइल का मतलब क्या है? उसका एक्सटेंशन पीडीएफ है। मतलब किसी भी फाइल का एक्सटेंशन उसका सरनेम कहलाता है। जैसे मैं छाया पांडे हूँ, तो जी पांडे मेरा क्या है? सरनेम है। ठीक एक्सटेंशन। इसी तरीके से हर फाइल का एक सरनेम होता है, एक्सटेंशन होता है। तो उस सरनेम से हम पहचान जाते हैं कि किस में खुलना है। जैसे वर्ड की फाइल है तो डॉक फाइल, है ना? जी पीडीएफ फाइल है तो एक्रोबैट में खुलेगा तो डॉट पीडीएफ। ठीक इसी तरीके से रास्टर का भी फॉर्मेट होता है, डॉट टिफ, डॉट पीएनजी, डॉट आईएनजी, वो शॉर्ट डॉट शॉर्ट नेम होता जेपीजी। है। शॉर्ट नेम नहीं, पर्टिकुलर किस सॉफ्टवेयर में ये खुलेगी, इसलिए उसको एक्सटेंशन दिया गया है। ठीक इसी तरह से जी आप चाहे तो इसको भी नोट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो वेक्टर होते हैं उनके भी फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे शेप फाइल आर्कजीआईएस में खुलती है, ऑटोकैड में डीएक्सएफ फाइल खुलती है, और एल्विस में आस्की फाइल खुलती है। सबसे पहले आस्की बननी शुरू हुई थी। तो इस तरह से अब इसमें सॉफ्टवेयर में पहले क्या होता था, जब मैंने इनिशियल लेवल पर ये शुरू करा था रिमोट सेंसिंग जीआईएस, तो इंटरचेंज करने में बड़ी दिक्कत होती थी। हम अपर वर्जन से लोअर वर्जन में नहीं खोल पाते थे, लोअर वर्जन से अपर में नहीं खोल पाते थे, एक सॉफ्टवेयर को दूसरे में नहीं ले जा पाते थे, हमें बड़ी दिक्कत होती थी एटास का डेटा जीआईएस आर्क में। पहले आर्क जीआईएस नहीं चलता था, पहले आर्क चलता था, तो आर्क में ले जाने में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब क्या हो गया कि सॉफ्टवेयर ने हमें फैसिलिटी दे के रखी है कि हम एक सॉफ्टवेयर में दूसरे सॉफ्टवेयर का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करके खोल सकते हैं। हम एक्सपोर्ट करके आपको डीएक्सएफ दे दें तो आप ऑटोकैड में खोल लोगे। ऑटोकैड की डीएक्सएफ जी फाइल की हम शेप फाइल में इंपोर्ट कर लें तो हम आर्कजीआईएस में खोल सकते हैं, क्यूजीआईएस में खोल सकते हैं। ठीक है? इसी तरीके से मान लो आपके पास 2011 का वर्जन है और मेरे पास 2018 का वर्जन है, तो मैं लोअर वर्जन में आपको सेव एज़ करके दे सकते हैं। जैसे हम डॉक फाइल में करते हैं ना, विंडो 7 में सेव कर दिया, विंडो 11 में सेव कर दिया, विंडो 3 में खोल लिया। इसी तरीके से अब इसमें भी ऑप्शंस आ गए हैं, तो हम अपने उसको जो है इंटरचेंज करके इसमें खोल सकते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर की अगर बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर भी अब 2 तरह के सॉफ्टवेयर हो गए। एक तो लाइसेंस्ड वर्ज़न सॉफ्टवेयर हो गया है और दूसरा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गए। तो जो लाइसेंस वर्ज़न सॉफ्टवेयर हैं बड़े महँगे होते हैं, जैसे आर्कजीआईएस है 14 लाख का पड़ रहा है कमर्शियल उस पर, और एजुकेशनल बेस पर अगर हम सीएमडी सर्टिफिकेट दें तो वो, चूँकि आप लोग रिसर्च स्कॉलर इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ, कहीं न कहीं आपको भी आगे जाकर पढ़ाना है। तो अगर जी हम मैम। सीएमडी दें, तो हमें 5 लाख का वो सॉफ्टवेयर पड़ेगा, हर इंस्टीट्यूट के लिए वो सॉफ्टवेयर 5 लाख का पड़ेगा। मल्टीपल भी देते हैं वो लोग इस तरह से, और ऑटोकैड फ्री ऑफ कॉस्ट हम डाउनलोड कर सकते हैं, वो ओपन सोर्स में आ गया, पहले वो लाइसेंस वर्ज़न था। पहले वो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का, ऐसे 1 लाख का इस तरीके से आता था। तो ये सारे लाइसेंस्ड है, एडास लाइसेंस्ड है, 16 लाख का पड़ता है। लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आजकल सबसे जो पॉपुलर हो रहा है वो हो रहा है क्यूजीएस। तुमरा सॉफ्टवेयर है, आर्कजीआईएस से भी अच्छा काम करता है। हम लोग खुद भी आजकल में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो हमेशा शिकायत करते थे, मैडम हमारे यहाँ आर्कजीआईएस नहीं है, आप तो पढ़ा देते हो, हम काम नहीं कर पाते हैं। तो अब हम लोगों ने पिछले 1.5 साल से क्यूजीआईएस बेस्ड ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। आप क्यूजीआईएस डाउनलोड करना सीखिए और क्यूजीआईएस पर वर्क करना सीखिए। और आप लोग भी, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो भी जितने भी मैप्स बनाएँगे,
बाहर से किसी की भी हेल्प नहीं लीजिए, क्योंकि जो एनालिसिस और जो मैपिंग हम कर सकते हैं, जो हमारा डेटा है जिसकी हम मॉडलिंग कर सकते हैं, वो कोई और नहीं करके दे सकता। आप यूट्यूब पर जाइए, QGIS कैसे डाउनलोड करेंगे, QGIS कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे डालिए और आदत डालिए कि रोज़ हमें एक बार GIS में जाकर काम करना है। अब उसके बाद हमने स्पाशियल डेटा की बात करी थी, तो 2 तरह के डेटा थे हमारे पास, एक रास्टर और एक वेक्टर। रास्टर कितनी थी? ऑल इमेजरीज फॉर्म्स जो थे वो रास्टर डेटा थे, और वेक्टर डेटा क्या थे? वो लेआउट थे। किसके? रास्टर के। क्लियर? अब ये जी वेक्टर डेटा भी 3 टाइप के होते हैं, इनको आप लोग लिख लीजिए। वेक्टर डेटा भी 3 तरह के होते हैं, पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन। कौन-कौन से? पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन। कल मैंने टोपो शीट पर आप लोग को सिम्बल्स दिखाए थे ना? किस-किस चीज़ के जी पॉइंट मैम। के सिंबल थे? मैम कुआँ का पॉइंट का था, है ना? पोल का पॉइंट जी का था, है ना? और लाइन का किसका बनेगा? लाइन कैसे डिजिटाइज़ करेंगे हम? किसकी करेंगे बताओ? मैम लाइन वो रोड की? ट्रैक की रोड की। हुँ, वेरी गुड। और पॉलीगॉन किसकी करेंगे? जिसका एरिया मैम हो, ठीक है? एरिया। जी जिसका एरिया हो। तो पॉइंट का तब डिजिटाइज़ करेंगे जिसकी सिर्फ़ हमारे पास एक्स वैल्यू हो, जिसकी सिर्फ़ हमारे पास क्या हो? लोकेशन हो। जिसकी सिर्फ लोकेशन हो, वो किस डेटा को किस में करेंगे हम? पॉइंट में करेंगे, ठीक है? जिसके पास हमारे पास लंबाई और चौड़ाई हो, लंबाई हो तो वो हम लाइन में डिजिटाइज करेंगे, या तो हमारे पास लंबाई हो या चौड़ाई हो, मतलब हमारे पास 2 या 2 से 3 पॉइंट हो, 2 से ज़्यादा पॉइंट हो, कम से कम 2 पॉइंट हो, तो हम उनको लाइन में डिजिटाइज करेंगे। और तो हमारे पास अगर कोई एरिया है, जैसे हमें तालाब बनाना है या हमें कोई खेत बनाना है, तो हम किस में डिजिटाइज करेंगे? पॉलीगॉन में डिजिटाइज करेंगे। अब देखिए सॉफ्टवेयर की एक और बड़ी अच्छी खूबसूरती है कि हम किसी भी पॉइंट को लाइन में, लाइन को पॉलीगॉन में, पॉलीगॉन को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एडिट और रिमूव करके। ठीक है? कैसे करेंगे? एडिट नोड और रिमूव। रिमूव नोड करके। ठीक है? जी मैम। अब इस पॉइंट्स का लगाने का फ़ायदा क्या है? इस पॉइंट्स को लगाने का फ़ायदा ये है, इसको पॉइंट्स में इसलिए डिजिटाइज़ करते हैं कि जैसे मान लो हम हाथ से डिजिटाइज़ कर रहे हैं, हाथ से हम किसी चीज़ की नकल कर रहे हैं। अब मान लीजिए वो नहीं आया, उसके ऊपर पेन हमारा सही नहीं चला, तो हमारा पूरा का पूरा काम जो है, मेहनत बेकार हो गई, हम उसको हटा देते हैं। जी लेकिन मैम। अगर हम इसको करते हैं, तो इसको करने से क्या होगा कि हम सिर्फ़ उस पॉइंट को हटा देंगे। पॉइंट को जैसे ही हटाएँगे या उस लाइन को हम डिलीट कर देंगे, तो नेचुरली हमारा क्या होगा, बाकी का बचा हुआ काम रहा आएगा और वो डिलीट हो जाएगा। जैसे कि ये एक लाइन है, ये हमने सीधी खींच दी, ठीक है? दिख रही है आप लोगों को? मैम शो नहीं हो रही। आएगा, हो रही है। आएगी, टाइम लगेगा। हुआ? नो मैम। 1 मिनट। अब आई? नो मैम। आएगा, आएगा। आग धरातली सूचना प्रदर्शन तत्व टोपोग्राफी एलिमेंट। हुँ, जी मैम शो करो। शो हो रहा है ना? अब ये जी मैम। देखना, आई? लाइन दिखी? अब जैसे मान लीजिए मैंने लाइन लंबी कर दी या टेढ़ी कर दी, तो हम इससे सीधे उठा के ये हमने इसको सीधा कर दिया, ठीक है? ये गलत रख दिए, इसको उठा के हमने यूँ मूव कर दिया। आएगा? पिछली स्लाइड दिख रही है बस। हाँ मैम। आएगा। आई? नो मैम। हाँ हाँ आ गई। तो ये मैम लाइन शो। जैसे कि ये देखिए हमारी लाइन दिख रही ना, इसको मैंने क्लिक करा, दिख रही है आप लोगों को? ये मैंने इसको बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, ये एडिट हो गई, ठीक है? मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैंने वापस से कंट्रोल जेड कर दिया। इस तरीके से हम उसको एडिट री-एडिट कर सकते हैं, क्लियर? दिख रहा?
दिख रही है आप लोगों को स्लाइड दिख रही है? यस मैम। क्या दिख रहा है? पॉइंट फीचर्स है ना? यस। अब ये लाइन फीचर दिख रही है ना? उसके बाद ये एरिया फीचर्स दिख रहा है आप लोगों को। ये अब हम लोग बात कर रहे थे डेटा की, तो डेटा मैंने कितने टाइप के बताए थे? 2 टाइप के बताए थे। एक स्पेशियल डेटा, एक एट्रीब्यूट डेटा। स्पेशियल डेटा भी 2 तरह के हो गए थे, एक रास्टर डेटा और एक वेक्टर डेटा। वेक्टर डेटा 3 तरह के थे, कौन-कौन से थे? पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन। उसके बाद हम करते बात था कि रास्टर डेटा क्या है, पिक्चर्स है। वेक्टर डेटा क्या है, उसके लेआउट है और रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है कि भाई कुआं है तो हम पॉइंट्स में रख देंगे, रोड है, नदी है, नाले हैं तो हम लाइन में रख देंगे, कोई खेत है, कोई डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है तो हम उसको पॉलीगॉन में रख देंगे। लेकिन उनको हमने रख तो दिया, अब हमने उनका नाम तो दिया नहीं। हमें कैसे मालूम कि पॉइंट कुआं है? कि हमें कैसे मालूम रहेगा कि ये जो पॉलीगॉन है वो किसी कॉलोनी का है या सागर का है या भोपाल का है या कोई सा जिला डिजिटाइज करा है? तो उनके नाम देने के लिए, उनकी पहचान देने के लिए हम जो यूज़ करते हैं या नंबर्स यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं उसके एट्रिब्यूट डेटा। क्लियर? अब जीआईएस सॉफ्टवेयर की एक बड़ी अच्छी खूबसूरती कि कल भी मैंने आप लोग से ज़िक्र किया था कि जैसे ही हम सैटेलाइट इमेज से अगर वो जियो रेफरेंस्ड है तो किसी पॉलीगॉन को डिजिटाइज़ करते हैं या किसी भी लाइन को बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसकी डिस्टेंस, लेंथ, विड्थ या एरिया हमें कैलकुलेट करके दे देता है और बाकी की सारी चीज़ें हमें उसमें भरनी पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए कोई हम कॉलोनी बना रहे हैं तो हमें कॉलोनी का नाम लिखना पड़ेगा, रोड है तो रोड का नंबर लिखना पड़ेगा, प्लॉट है तो प्लॉट का नंबर डालना पड़ेगा, किसी का घर है तो उसके ओनर का नाम डालना पड़ेगा। ये सारे के सारे किसमें आते हैं? एट्रिब्यूट फीचर्स में आते हैं। ठीक है? जी स्लाइड दिख रही है मैम। एट्रिब्यूट की? एक ही। हाँ, मैम आपने वेक्टर डेटा 3 टाइप्स का बताया था तो उनके नाम नहीं बताया मैम। पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन। 4 बार बोल ओके चुकी मैम। मैं, पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन। पीपीटी शेयर करोगे अर्चना मैम के साथ? हाँ, पीपीटी शेयर करूँगी मैं। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है? जी मैम। अब ये देखिए एक सैटेलाइट इमेज दिख रही है, ये क्या है? एक रास्टर डेटा है। उसके ऊपर ये जो ब्लॉक्स बनाए मैंने कलर भर दिए, क्या है? वेक्टर डेटा है। अब ए, ई, एफ, बी, ये सी लिखे हुए ये क्या है? एट्रिब्यूट डेटा है। ठीक है? डेटा। सारा का सारा डेटा का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, उसमें ज़्यादा क्लियर हो रहा है। दिखाई दे रही है? नो मैम। आएगा, आएगा। जी मैम। है ना? इसमें देखिए ये जो जी सैटेलाइट इमेज दिख रही है, मैंने एक रेड कलर का गोला बना के रखा हुआ है, दिख रहा है? क्या है वो? आप जी लोग मैम। आइडेंटिफाई करके बताइए मुझे। कल मैंने बताया था आप लोगों को। मैम रेड कलर हुँ, का जो है रेड कलर अ, तो सिर्फ़ दिया है उसके लिए, उसके पा मतलब जो बना हुआ किसके ऊपर बना हुआ है वो? दिख क्या रहा है उस सैटेलाइट मैम वो इमेज में आपको मुझे बताओ? ब्रिज दिख रहा है मैम। हाँ, ब्रिज है कि फ्लाईओवर है? फ्लाईओवर। लग रहा है। हाँ, और एक्चुअली वो ये जो चेतक ब्रिज वाला है। चेतक ब्रिज बना है। लाल भुजक्कड़ हो गए सभी। कैसे पता चेतक ऐसा लग ब्रिज रहा है? है मैम उसमें वो तो रेलवे ट्रैक। ऐसा लग रहा है आपको? उसमें तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। जब कुछ भी नहीं लिखा है तो बिना नहीं एट्रिब्यूट के हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मैम ऐसा लग रहा है, वो मैं सिर्फ मेरा अनुमान बता रहा हूँ। ये लग रहा है। हाँ, तो मैंने कल आप लोगों को क्या बताया था? रिमोट सेंसिंग में हम 60% अनुमान लगाते, 60% हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि ये एक्चुअल हो जाके। सकता है, लेकिन विद एक्चुअल फील्ड पर जाकर या जी जो जी जी। हमारे सेकेंडरी डेटा है या हमारे जो प्राइमरी डेटा है उनकी इन्फॉर्मेशन भरे बगैर हम जीआईएस रिमोट सेंसिंग में काम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर है ना? अब ये सकते। जी फ्लाईओवर मैम। ज़रूरी थोड़ी चेतक ब्रिज का हो, तो सब दूर बने हुए हैं फ्लाईओवर। अभी ये हाँ नया मैम, बन हाँ गया, मिल मैंने अकेडमी के लाइक पास बना बता हुआ रहा है। हाँ, मतलब मैं बता हूँ। रही जी हूँ आपको, आपको एम्बैरेस नहीं कर रही हूँ, आपने अच्छा आंसर दिया, नहीं नहीं लेकिन मैं बता रही मैम। हूँ क्योंकि आप लोग रिसर्च स्कॉलर हैं, आप नॉर्मल स्टूडेंट अब है नहीं, तो आपका जो एनालिटिकल पावर है वो अच्छा होना चाहिए जी मैम। और क्वेश्चन भी उसी लेवल के होने चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अब यहाँ पर देखो हमें जी कार मैम। दिख रही है ना? तो हमने जी ये रोड उठाया,
और रोड का कल मैंने क्या बताया था कि सैटेलाइट इमेज में जो वो जो रिफ्लेक्टेंस की और 3 चीज़ें बताई थी, एमिटेड, रिफ्लेक्टेड और क्या बताया था? आपतित, ट्रांसमिट परावर्तित और क्या बताते हैं? ट्रांसमिटेड, वेरी गुड, याद है ट्रांसमिटेड। कल का आप लोगों को। तो जब ये होता है तो उसके बाद जो इमेज बनकर आती है तो कैसी बनती है? मान लीजिए अगर रोड सपाट होगा तो सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो बड़ी चिकनी सड़क दिखेगी, और थोड़ा-सा जी जी एब्ज़ॉर्ब हो जी। गया या स्कैटर्ड हो गया तो सड़क के गड्ढे और गड्ढे की सड़क हमें दिखेंगे, है ना? तो खुरदुरी इससे भी हम जगह ये पे। खुरदुरी जगह दिखेगी, तो टेक्सचर की वजह से ऐसा होगा, है ना? तो देखो इसमें जी एरिया तो उसने ऑटोमेटिक दे दिया, ये जो टेबल दिख रही है सॉफ्टवेयर की उसमें एरिया ऑटोमेटिक दे दिया, ये ओआईडी एफईसी ये ऑटोमेटिक उसमें आते हैं। लेकिन एफई जी अंडरस्कोर जो कोड दिख रहा है जिसमें हमने भरा है, पेप्ड है, अनपेप्ड है, ये देखो ये ग्रास है, प्लांटेड उधर पर लगे हुए हैं, जैसे कि अपने वीआईपी रोड में भी ग्रास और प्लांट वगैरह लगा के रखे हैं उन लोगों ने, है ना? जी जी इसी तरीके जी से ये देखो कितनी उसकी वो दी हुई है लैंड, कितने लैंड को ऑक्यूपाई कर रहा है, ये देखो पब्लिक साइड वॉक दिया हुआ है उसमें, ये सारी ब्रिज भर दी है हमने और पेव्ड मेडियन भरा के रखा है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने किसमें भरी हुई है? एट्रीब्यूट टेबल में भरी हुई है। ठीक है। अब ये एट्रीब्यूट टेबल का भी अपना एक कमाल है। एट्रीब्यूट टेबल के बेस पर ही जैसे मुझे सेलेक्ट करना है रोड तो मैं एट्रीब्यूट टेबल खोलूंगी और वहां पर रोड सेलेक्ट कर दूंगी, तो जितने भी उस इमेज मतलब हमारे वेक्टर डेटा पर रोड रोड। हमने डिजिटाइज करे हैं वो सारे के सारे रोड की इंफॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास, और हम जी उसकी रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। और रिपोर्ट के साथ हम अगर उसमें वो भी सिलेक्ट कर लें कि ये पेव्ड रोड है, मेटल रोड है, मतलब एनएच है या एसएच है, तो ये सारी की सारी जी इंफॉर्मेशन भी रिपोर्ट के रूप में हमारे पास जनरेट होकर आ जाएंगे। इसका जैसे हम मार्फोमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो ड्रेन है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। हम उसकी पूरी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी कितनी डेंसिटी है, तो हम इस रिपोर्ट से इसको डॉक में भी ले सकते हैं, एज वेल एज हम इसको एक्सेल से भी अपने इस पर सुपर इम्पोज कर सकते हैं। एक्सेल से डेटा लेकर एट्रीब्यूट टेबल लेकर हम किसमें अपने सैटेलाइट या वेक्टर डेटा पर हम उसको इम्पोज कर सकते हैं। हम जो जीपीएस के पॉइंट्स लाते हैं उनको भी हम इसी तरीके से उस पर इम्पोर्ट करते हैं, सुपर इम्पोज कर देते हैं। ठीक है। तो एट्रीब्यूट डेटा का ये यूज मत समझना कि सिर्फ सॉफ्टवेयर से हमने टेबल खोली, टेबल एट्रीब्यूट डेटा में आ गई। एट्रीब्यूट डेटा हम बाहर से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं, डॉक में भी जनरेट कर सकते हैं, पाई में भी जनरेट कर सकते हैं। और जो अपन वो जो आलेख डंडा रेख वगैरह जो सब बनाते हैं उनमें भी जी। हम उसको ग्राफ बनाकर इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पाई अब हम चार्ट ये तो हो गया कि जीआईएस क्या है, जीआईएस के कंपोनेंट्स क्या हैं, जीआईएस में कौन से डेटा यूज होते हैं, जीआईएस की हमने अभी डेफिनेशन पढ़ ली कि जीआईएस की डेफिनेशन क्या है, जीआईएस का एक्चुअल वर्क क्या है। अभी तक हमें ये समझ में आया कि सिर्फ एम का काम है, मैपिंग करता है जी ना? जी यस अभी मैम। कल मैंने बताया था कि लोकेशन दे दी, मैपिंग कर दी, मैपिंग कर दी। अब मैपिंग में लोकेशन हो गया, डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन हो गया। जी लेकिन जीआईएस 4M पर वर्क करता है, M4, 4M। दिस इज मैपिंग, मेजरमेंट्स, मॉडलिंग मेजरमेंट। एंड मैनिपुलेशन। मैपिंग तो आप लोग को कल भी समझाया था, मैपिंग क्या जी मैम। है ना? क्या है जी मैपिंग? मानचित्रण। मैंने बताया था किसी भी चित्र का जिसका मान हो स्केल की हेल्प से जो हम बनाए अगर, तो वो क्या होता है? मैपिंग होती है। मेजरमेंट्स क्या हो गया? मेजरमेंट्स हमने ले लिया है, ये फुट में है कि इंच में है कि यार्ड में है कि कितना एरिया है कितना एरिया नहीं है। मॉडलिंग बताई थी कल मैंने आप लोगों को कि हम डैम बना रहे जी हैं तो हम सोशियो इकोनॉमिक डेटा देख लेंगे, इरिगेशन की वो प्रॉपर्टी देख लेंगे कि वहां पर इरिगेशन जी लायक सॉइल है कि नहीं है, या वहां पर हम देखेंगे सरकारी लैंड कितना है, कितना लैंड हमें ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, कितने लोगों को हमें वहां पर मुआवजा देना पड़ेगा। तो ये सारी हमने कैडेस्ट्रल मैप भी उठा लिया, वहां का जो खसरा नक्शा होता है ना पटवारी का, वो भी हमने रख जी लिया, मैम। उसको भी जो रेफरेंस करके डाल लिया। तो और फिर हमने इन्फॉर्मेशन निकाल ली, तो ये कहलाती मॉडलिंग। अब ये मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन जनरल लैंग्वेज में देखा जाए तो बड़ा गंदा वर्ड है, अरे बड़ा मैनिपुलेट आदमी है, मुंह पे कुछ और बोलता पीछे कुछ और बोलता है ना? लेकिन जी मैम। जीआईएस में ये बड़ी अच्छी चीज है मैनिपुलेशन, कि अगर हमने मान लीजिए आप एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, आप लोग सभी मोबाइल यूज करते हैं, अगर उसका जी जीपीएस हमने बंद करके रखा और आपने अपनी लोकेशन निकालने के लिए जब जीपीएस हम ऑन करते हैं मैप पर, तो आपने देखा होगा एक ब्लू कलर का घेरा बनता है, प्लस माइनस 300 मीटर लिखा रहता है उस पे, जी मैम। है ना?
अब कई बार हम जब जीपीएस से डेटा सर्वे करने के लिए जाते हैं तो आप लोग को पता है जीपीएस में सैटेलाइट के जब सिग्नल आते हैं तभी वो डेटा देता है। यस तो क्या मैम। होता है कि कई बार वो डेटा जैसे कि आपने भी देखा होगा कि आप खड़े हैं एकेडमी के सामने और आपकी लोकेशन आ रही है शाहपुरा लेक में अंदर, क्योंकि वो 300 मीटर का एरर दे रहा है। तो उस जी 300 मीटर का एरर उठा के हम जिस एक्चुअल जगह पर खड़े हैं उस जगह पर जाकर हम अपना पॉइंट लगा देंगे। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है मैनिपुलेशन। पुलिस ठीक है? हाँ, जी मैम। मैनिपुलेशंस। अब जीआईएस फंक्शन कैसे करता है? बहुत शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम डेटा सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम डेटा को स्टोर करते हैं, फिर हम उसका एनालिसिस करके उसका क्या निकालते हैं, आउटपुट निकालते हैं। तो आप लोग ये लिख लीजिए जीआईएस के फंक्शन 4 होते हैं। डेटा असेंबली करता है, डेटा स्टोर करता है, स्पाशियल डेटा का एनालिसिस और मैनिपुलेट करता है और स्पाशियल डेटा का हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। तो 4 काम है, असेंबली, स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड डेटा आउटपुट। ठीक है? जी मैम। ये देखिए एक पिक्चर दिखा रहे हैं हम आप लोगों को, अभी थोड़े आपके पास शो होगा कि हम सबसे पहले अब देखिए डिजिटाइजेशन की भी हम बात करते हैं ना, तो डिजिटाइजेशन भी जो है वो 2 तरह का होता है। एक तो ऑनलाइन डिजिटाइजेशन, पहले एक डिजिटाइजेशन टेबल हुआ करती थी और एक ऑटोमेटिक डिजिटाइजेशन। कभी आप लोग मैपकोस्ट जाना, विज्ञान भवन जो है पहाड़ नेहरू नगर पहाड़ी पर है, खुशीलाल के पास। आप कभी वहां पर जाकर देखना, आज भी वहां पर डिजिटाइजेशन टेबल है वाटर रिसोर्स डिवीजन में। तो हम लोग उसको कंप्यूटर से जोड़ते थे, मैंने खुद भी वहां पर काम किया जब मैं पीएचडी कर रही थी और उसके बाद मैंने वहां पर जॉब भी करा, तब भी हम लोगों ने वहां पर काम करा है। तो हम वो माउस रहता है उसमें और एक टेबल रहती है उसमें मैप लगा देते हैं, मैप के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर देते हैं। तो एक बार लेट लोग चारों जगह का भर देते हैं हम, फिर उसके बाद हम माउस उठाते हैं और माउस उठा के घुमाते जाते हैं, उसके ऊपर चलाते जाते हैं, जिस लाइन के ऊपर भी चलाते हैं तो वो कंप्यूटर पे वो लाइन हमें डिजिटाइज होते हुए दिखती जाती है। ठीक है? वो डिजिटाइजेशन टेबल से होता था। दूसरा अब ऑटोमेटिक भी होने लगा है कि एक बार हमने एक पिक्सल पकड़ा दी सैटेलाइट इमेज की या रोड की जो भी है, तो वो ऑटोमेटिक सारे के सारे रोड हमें डिजिटाइज करके दे देगा, सारा का सारा हमें लैंड यूज बनाकर दे देगा। एक साथ। ठीक है? एक साथ जी स्कैन करके, लेकिन उसमें हमें क्या हमारी वो रहेगी मेन जो शर्त रहेगी कि हमें उस पर्टिकुलर जो अपना नक्शा है उसको क्या करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा। ठीक है? उसको डिजिटल जी फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। ठीक है? अब देखो डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन 2 वर्ड यहाँ पर हमें मिले। डिजिटाइजेशन मतलब हम किसी भी चीज़ की नकल बना रहे हैं, जो है लेआउट बना रहे हैं, और डिजिटलाइजेशन हमने किसी भी नॉर्मल पेपर को जो है वो पिक्सेल फॉर्मेट बदल दिया। ठीक है? जी मैम। अब डेटा की हम असेंबली में बात करते हैं, एक तो हमने स्कैनिंग करके ले लिया, दूसरा हमने डेटा जो है जीपीएस से ट्रांसफर करा, हमने ऑटोकैड सॉरी टोटल स्टेशन मशीन से लिया, हमने डंपी लेवल के पॉइंट्स उठा के उसमें लिए, यहाँ पर हमने डायरेक्ट एंट्री कर दी। मुझे मालूम है कि ये चेतक ब्रिज है, मैंने चेतक ब्रिज का नाम डाल दिया। मुझे मालूम है कि चेतक ब्रिज से हम नीचे उतरे तो ये गागर आ गया या ज्योति टॉकीज आ गई, या हम उस साइड उतरे तो अपना कुशाभाऊ ठाकरे आ गए, थोड़े आगे गए तो करियर कॉलेज साइड आ गए। तो ये हमें मालूम था, नजरी नक्शा था, तो हमने डायरेक्ट उसको भर दिया। ठीक है? जी या हमने कोई नक्शा उठाया, नक्शा को उठा के स्कैन करा और नक्शे की जितनी भी, जैसे कि आप लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी का मैप देखा होगा, उसमें कलर भरे रहते हैं। एक तो ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए अलग कलर भर दिया, कॉटन सॉइल के लिए अलग भर दिया। ठीक है? या फिर विंध्यन सीरीज अलग है, विंध्यन के पास गोंडवाना है, गोंडवाना में भी कौन सी वाली है, तो ये सारी की सारी उसमें भरी रहती कलर वाइज। तो कलर वाइज हमने डिजिटाइज कर दिया और हमने भी अपना नया उसमें थीम दे दी। ठीक है? जी मैम। या हम सीडी पेन ड्राइव से ले आए, इस तरह से डेटा असेंबल करते हैं। अब डेटा इनपुट और क्रिएशन, ये हमने एक बार डेटा ले लिया, अब डेटा हमने लिया और उसके ऊपर हमने डिजिटाइजेशन शुरू कर दिया, पॉलीगॉन बना दी, लाइन बना दी, लेयर बना दी। तो ये जो है क्रिएशन कहलाता है। दिख रही है आप लोग को, पिक्चर दिख रही है, स्लाइड दिख रही? यस मैम। जी मैम। और आप डेटा लोग इनपुट ध्यान देना, क्रिएशन। हाँ आप लोग एक और देखना, उसमें लिखा है आर्क व्यू जीआईएस वर्जन 3.1। जी यस मैम। मैम। दिख रहा है? जी यस मैम दिख रहा है जब ऊपर। मैं 18 साल की थी, आज से 18 साल पहले, तब मैंने इस पे काम करा है। ये 18 साल पुरानी पिक है, आर्क व्यू जीआईएस वर्जन 3.1।
ये 2001 की पिक है। मैंने तब जो है जीआईएस सीखना शुरू करा था, तब ये आर्क व्यूज चलता था, आर्क जीआईएस नहीं चलता था, आर्क व्यूज चलता था और इसमें बहुत सारी चीजें मैनुअल करनी पड़ती थी। इसके बाद हम बात करते हैं जीआईएस फंक्शन में जीआईएस स्टोरेज। तो मैंने बताया था जीआईएस का डेटा कहाँ स्टोर होता है, ड्राइव में स्टोर होता है। हमने एक फोल्डर बना लिया, वहां रखते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो किस में जाएगा, या तो शेप फाइल में जाएगा या जियो डेटाबेस में जाएगा। शेप फाइल क्या होता है, एक एक अलग अलग लेयर होती है। जैसे कि रोड है वो एक लेयर होगी, रिवर है वो एक अलग लेयर होगी। तो हम रोड बनाएंगे, डिजिटाइज करेंगे, तो आर्क जीआईएस में जब जाएंगे तो रोड की एक शेप फाइल बनेगी। फिर मैंने रिवर बनाई तो रिवर की अलग शेप फाइल बन गई। फिर हमने क्या करा, मान लीजिए ट्री बनाया, ट्री के पॉइंट ले लिए तो वो एक अलग शेप फाइल बनी, वो पॉइंट शेप फाइल बनेगी। तो शेप फाइल 3 तरह की बनती, पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन, ठीक है। कैसी बनेंगी, पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन, तीनों अलग अलग शेप फाइल बनेंगी। और रास्टर डेटा अलग रखा रहेगा। अब हम जितनी बार भी शेप फाइल बनाएंगे उतनी बार हमें क्या क्या देने पड़ेंगे, उसके डाटम देनी पड़ेंगी, उसकी नॉर्थिंग ईस्टिंग देनी पड़ेंगी, उसका हमें प्रोजेक्शन देना पड़ेगा, या हम किसी से उसको इंपोर्ट कर लेंगे। वो पूछता है कि आप इसकी ये भरना चाहते हो, कोऑर्डिनेट्स का डिटेल भरना चाहते हो, तो हम इंपोर्ट कर लेते पुरानी वाली फाइल को, तो वो ऑटोमेटिक उसमें ट्रांसफर कर लेता है। तो ये प्रोसेस हमें हर बार करनी पड़ती है, किसमें, शेप फाइल में। लेकिन जब जो जो जियो डेटाबेस होता है वो एक प्रकार का फोल्डर होता है, और उसमें क्या होता है कि हम सारी की सारी शेप फाइल एक ही बार क्रिएट कर लो, वो बार बार आपसे डेटम, प्रोजेक्शन, कोऑर्डिनेट, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, नॉर्थिंग, ईस्टिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मांगता है। बंडल होता है, जैसे माचिस की डिब्बी, उसमें बहुत सारी तीलियां भरी रहती हैं, एक एक जैसे शेप की, एक जैसी साइज की, और एक जैसा उनमें रोगन भरा रहता है। ठीक उसी तरीके से जियो डेटाबेस होता है, उसमें सारी की सारी भरी रहती है। अब ऐसे तुम माचिस की डिब्बी फैलाओगे तो बहुत सारी जगह फैल जाएंगे, है ना। लेकिन उसको डिब्बी में जी भर दोगे तो वो एक लिमिटेड उसमें हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से जियो डेटाबेस भी होता है। जैसे कि एक आप लोग को पता होगा, टिफ इमेज, जीपीजी इमेज कभी कभी 1 GB की हो जाती है जी अकेली। और आप देखना कि जब हम पिक्चर को डाउनलोड करते हैं तो पूरी पिक्चर 1 GB की होती है, उसमें ऑडियो वीडियो दोनों होते हैं। और वही पिक्चर की अगर तुम एक एक स्क्रीनशॉट मार के रखोगे तो वो पिक्चर कितनी, कम से कम 20 GB की होगी, उसकी फोटो फोटो अलग और ऑडियो अलग। जी तो जी उसको वो क्या करते हैं कि कॉम्पैक्ट कर देते हैं, जियो डेटाबेस में कर देते हैं। तो जियो डेटाबेस का फायदा ये है कि स्थान कम घेरता है। और जो पिक्चर यहाँ पर 1 GB की थी, जो रास्टर डेटा 1 GB से कम का तो होता ही नहीं है, वो वहां पर मुश्किल से 3 MB का होता है। तो जब आप हम इंटरनेट पे हम 20 MB तक का डेटा, ज्यादा से ज्यादा 40 MB का डेटा भेजेंगे। तो अगर जी आपको किसी को शेप फाइल भेजनी, तो इतना हैवी जियो डेटाबेस भेजने में हमें दिक्कत होती है। तो हम फिर क्या करेंगे कि उसको जियो डेटाबेस से भेज देते, जियो डेटाबेस को हमने रार करा और भेज दिया। तो जहां पर अलग अलग फाइल 20 GB की हो रही थी, वहां पर मुश्किल से पता चला वो 10 MB का हुआ डेटा। तो डेटा ट्रांसफर करने में जो परेशानी होती है वो खत्म कर देता है, बार बार हमें जो इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है वो खत्म कर देता है। तो जब हम बड़ी जगह का प्लान बनाते हैं तो हम जियो डेटाबेस में बनाते हैं, और छोटी जगह का बनाते हैं तो हम शेप फाइल में बना लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने जियो डेटाबेस में पूरा का पूरा डेटा रिकॉर्ड कर लिया तो हम उसको शेप फाइल में नहीं कर पाएंगे। मैंने कल भी आप लोग को बताया था कि जब हम उसको पूरा का पूरा लैंड यूज बना लिया और हमें सिर्फ एक लेयर एक्सट्रैक्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे, पूरे में से अपनी एक लेयर निकाल लेंगे, है ना। जी अब ये देखिए, जैसे 3 नंबर का दिख रहा है ये आपको स्पाशियल डेटा। अब ये 3 नंबर की पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि A4 है, इसका इतना नंबर है। ये दिख रहा है आप लोग को। जी अब हम बात करते हैं आगे, स्पाशियल डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। आपने 2 चीजें तो देख ली कि जीआईएस में डेटा कैसे डालते हैं, डेटा की असेंबली, फिर आपने डेटा का क्रिएशन देख लिया। डेटा के क्रिएशन में हमें क्या मिली, लेयर बनाई हमने, उसमें लेयर में पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन में लेयर बनाई। हमने शेप फाइल बनाई, हमने जियो डेटाबेस बनाए। फिर हमने उसको एट्रीब्यूट डेटा में कलेक्ट कर दिया, ठीक है। वो हमारा एनालिसिस जी का पार्ट था। अब हम स्पेशल डेटा में मैनिपुलेशन और एनालिसिस कैसे करेंगे। अब 2 तरह के एनालिसिस इसमें, सॉरी, मैनिपुलेशन होते हैं, एक रीक्लासिफिकेशन और एक मैप प्रोजेक्शन चेंजेस, ठीक है। रीक्लासिफिकेशन और मैप प्रोजेक्शन चेंजेस, ये जो मैनिपुलेशन होते हैं ये रास्टर में भी होते हैं और वेक्टर में भी होते हैं। रिक्लासिफिकेशन
कि मतलब मैंने कल भी आप लोग को बताया था, जैसे अर्चना मैडम ने भी पूछा था कि मैडम एक बार जब हम प्रोजेक्शन सेट कर देते हैं फिर दूसरी बार उस प्रोजेक्शन को बनाना चाहते हैं तो नहीं बनाते हैं क्या, एक ही बार प्रोजेक्शन करते हैं? नहीं, हम प्रोजेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं और ये जो चीज आती है वो कॉमन मैनिपुलेशन में आती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, जियो रेफरेंसिंग में कल से इस शब्द को दोहरा रही। जियो रेफरेंसिंग क्या है? पृथ्वी के संदर्भ में हमने किसी भी मैप को जो है प्रक्षेप कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसमें डाल दिए। तो ये भी दो तरह से होता है, एक जियो रेक्टिफिकेशन और एक जियो रेफरेंसिंग। लिख लीजिए आप लोग इस चीज को। जियो रेफरेंसिंग भी दो तरह से होती है, एक जियो रेक्टिफिकेशन और जियो रेफरेंसिंग। एंड जियो रेफरेंसिंग। हम्म GEO, जियो, REFERENCING। रेफरेंसिंग तो आप लोगों ने भी यूज करा है अभी। आप लोग जब उसके बाद जब आप मेन अपनी जी उसमें आएंगे अपनी थीसिस को उस पर, या आप MSc MA में भी लिखते थे कि हमने फलानी बुक से इसको पढ़ा है कि फ्रेंच ने ये बोला, मैप के लिए टबारथा ने ये बोला, और हम कोड करते हैं उस चीज को कि फ्रेंच ने बोला जी है कि जो नक्शे होते हैं वो आलेखीय निरूपण होते हैं, टबारथा ने ये बोला, इस तरीके से, है ना? तो वो रेफरेंसिंग जी कहलाती है। मैम। लेकिन अब हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल दिए, जियो अर्थ पृथ्वी के उसमें उसको रेफरेंस कर दिया, स्पाशियल नेचर में उसको दे दिया। तो ये तीन तरह की, इमेज रजिस्ट्रेशन, इमेज रेक्टिफिकेशन और जियो रेफरेंसिंग। इमेज रजिस्ट्रेशन में हमने क्या करा, इमेज रजिस्ट्रेशन में जो है हमने इमेज कोई भी टोपो शीट पर आपने देखा कि उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चारों कोनों पर दिए रहते हैं, तो हमने बस चारों कोनों के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उस पर लिख दिए। सैटेलाइट सॉरी उस पर जाकर सॉफ्टवेयर पर जाकर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसमें डाल दिए। या तो डिग्री डेसिमल में कन्वर्ट करके डाल दिए या सीधे उठा के डाल दिए मिनट सेकंड वाले। ठीक है, तो वो ठीक है। अब इमेज टू इमेज जैसे कि मेरे पास सैटेलाइट इमेज ऑलरेडी जियो रेफरेंस्ड है। पहले मैंने पॉइंट लगाया अपनी टोपो शीट के बाद मैंने उसको उठा के सैटेलाइट इमेज के जिस पॉइंट पे वो दिख रहा है, जिस कंट्रोल पॉइंट पे वो दिख रहा है, जैसे चौराहा का उठाया तो चौराहा हमने, वही चौराहा हमने उस पर आइडेंटिफाई करा टोपो शीट पर, और वही चौराहा हमने सैटेलाइट इमेज पर आइडेंटिफाई करा। पहले हमने टोपो शीट पर टिक लगाई उस चौराहे पर, और उस उसको उठा के लाके सैटेलाइट इमेज के ऊपर टिक लगा दी। तो एक पॉइंट उसके ऊपर बैठा, फिर दूसरा पॉइंट रखा, तो ऑटोमेटिकली जो टोपो शीट है वो फैल के, या कोई भी नक्शा है वो फैल कर उस सैटेलाइट इमेज के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से हम टिक लगाते जाएंगे, और टिक लगाने के बाद हम जो उसको देखेंगे, उसको हम कर्सर को स्वाइप करेंगे, स्वाइप करके देखेंगे कि वो सही बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है तो हम उसमें मैनिपुलेशन करेंगे। और मैं आप लोगों को इसको करके बताऊंगी। कभी एक दिन का आप लोग टाइम देना, ऐसे ही देना, मतलब क्लास के बाहर भी देना, तो हम आप लोगों को जियो रेफरेंसिंग सिखाएंगे। या लॉकडाउन खुल जाने दीजिए, आप ऑफिस आना, ऑफिस में मैं आप लोगों को बता दूंगी जियो रेफरेंसिंग कैसे करते हैं। और जब आप एक जी बार मैम। जियो रेफरेंसिंग करना सीख जाएंगे तो उसके बाद डिजिटाइजेशन बड़ा सरल है। मुश्किल से मैं एक दिन में आप लोग को पूरी चीजें बता दूंगी, आप लोग खुद अपना काम करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। जी और जियो रेफरेंसिंग हमने इन लोगों जीपीएस के से लिए डेटा लिया। स्पेशल लेक्चर करवा देंगे मैम आपका आफ्टर कोर्स वर्क, हाँ इनके इंटरेस्ट के हाँ हिसाब से, जिसमें ये तो इनको कंपलसरी क्लासेस है, उसमें जो इंटरेस्टेड हों वही आएंगे तो ज्यादा सीखने की प्रोसेस भी रहेगी। ज्योग्राफर तो सभी के लिए, मैप्स तो सभी के लिए बनाना है, तो कंपलसरी तो सभी के लिए, या तो ये लोग पैसे देकर कहीं मैप्स बनवाएं या खुद बना लें। तो खुद बना लें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जॉब की अपॉर्चुनिटी अब GIS रिमोट सेंसिंग में ज्यादा है, प्लेन ज्योग्राफी में उतने जॉब्स मिलते नहीं है। यस, ये भी सही। और अब आपने अभी जो थोड़ी देर हाँ, पहले भी बताया कि कोई भी आपका काम उतने सही से नहीं कर सकता जितना आप उसको और इलाबोरेट कर सकते हो, बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमें पता होता है ना हमने कहाँ मिस्टेक कर दी है। हम्म। क्योंकि PhD में बोलते हैं कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है, और PhD का फुल फॉर्म ही ये होता है कि अभी जैसे आप लोग हो रहे, थोड़ी दिन बाद बोलेंगे PhD, पागल हो रहे देखो। फिर उसके बाद पागल होके दौड़ो, फिर पागल होके दौड़ने के बाद पागल हो रहा देखो, फिर आखिर में वो जब सबमिट हो जाती तो बोलते हुए पागल हो गए देखो। अब उसके बाद जब हमें अवार्ड हो जाती है और हम कुछ भी गलती करते तो सब लोग बोलते पगला है। वही। हर चीज में पगला जुड़ा ही है मैम। हाँ,
हर चीज में पागल जुड़े हुए हैं। हर चीज में पागल, सचमुच पीएचडी पागलपंती ही है। मतलब पीएचडी एक ऐसी चीज है कि लड़की की शादी की तरह है, बाप कितनी अपनी पगड़ी उसमें रख दे, लेकिन जो गाइड है उसको कहीं ना कहीं गलती उसमें दिखती है, उसको कभी वो संतुष्टि नहीं होती कि हमारे रिसर्च स्कॉलर ने अच्छा काम करा है। अच्छा काम किया है। जी मैम। है ना? तो जब तक आप पीएचडी में पागल होके काम नहीं करोगे तब तक पीएचडी का कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली। तो आप लोग को यदि सच में सीखना है तो फिर मैम को बुला के आप लोग के लिए चाहे 1-2 दिन का सेशन करवा देंगे कंटिन्यूअस, जिसमें आप लोग लैब वर्क कर लेंगे। यस मैम। हम्म। नहीं, मैम ऐसे भी आप लोग लॉकडाउन फ्री के होगे बाद तो एक बार एकेडमी आ जाना, एकेडमी में आ जाना, एकेडमी में बता दूंगी मैं। वहां पे भी जा सकते हैं, मगर जैसे या यहाँ जहाँ रहेंगे रहते हो तो एक वहां पर। साथ सब सीख सकते हैं। हाँ, इकट्ठे में बता दूंगी एक बार। मेरे यहाँ आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे सिस्टम है हमारे यहाँ, तो मैं ऐसे ही एक दिन प्रैक्टिकल करवा दूंगी। हाँ, वहां जी पे भी जी साथ में एक प्रैक्टिकल बार से अच्छे फिक्स से टाइम फिर दे काम के भी करेंगे। बता सकते हैं हम्म। कि एक दिन टाइम फिक्स करके दे दिया जाए तो सारे वहां पे भी मतलब पहुंच सकते हैं। आराम से, क्योंकि हम आप लोग जितना सभी प्रैक्टिकल लोकल है। सीखेंगे प्रैक्टिकल देखो, मैम। प्रैक्टिकल अपनी जगह होता है, लेकिन हमें थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। अब हमें मालूम ही नहीं कि हमें जियो रेफरेंसिंग क्या है, तो जियो रेफरेंसिंग कैसे कर लोगे? आपको कैसे पता ही कर नहीं है कि डिजिटाइज किस में करना, पॉइंट में करना, लाइन में करना, तो कैसे कर लोगे? हाँ, ये ये सब है चीजें ना। जब तक नहीं पता होंगी तो फिर हम उस ऑप्शन को यूज ही नहीं कर पाते वहां देखते हुए भी। हाँ, अब ये मुझे मैप प्रोजेक्शन पढ़ाने की तो जरूरत है नहीं, कल भी मैंने जो है आप लोग को बताया था। अब ये जियो रेफरेंसिंग में आप लोग को कैडिस्टल सीट दिख रही है क्या? जी यस मैम। मैम दिख रही है। ग्राम टाड़ा, जिला उज्जैन, है ना? जी ये एक दिख रहा है पटवारी मैम। नक्शा है। हाँ, ये पटवारी जी नक्शा है। अब इसमें कितना ब्लर ब्लर दिख रहा है, इसको आप सैटेलाइट इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज कर लोगे? नो मैम। नो मैम, पहले ही नो मैम बोल दी तो कैसे पीएचडी करोगे भैया? बिना हमारे स्वर्ग नहीं मिलता पीएचडी में। नहीं जैसे सीख सीख जाएंगे तो सब कुछ कर लेंगे मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैम आप यही कितना बोलो। डरा रहे हो। डराते नहीं है। नहीं नहीं मैम, डरने की बात नहीं है एक्चुअली। हमको पता ही नहीं तो फिर कैसे कर पाएंगे। हाँ, तो हमें सीखना पड़ेगा सीख ना, हमें जाएंगे तो अपने सब अंदर कुछ कर। इंटरेस्ट लाना जी पड़ेगा, हमें अपने अंदर इंटरेस्ट लाना जी पड़ेगा। जब हम इंटरेस्ट डेवलप करेंगे तभी तो हम काम कर पाएंगे। मैम, इसलिए कोई बता भी रही हूँ। काम बिना इंटरेस्ट के तो होता ही नहीं है। अरे भैया, लोग पीएचडी ज्वाइन कर लेते हैं बड़े इंटरेस्ट के साथ, खुशी खुशी हम डॉक्टर लगा लेंगे, उसके बाद जब बीच में दिमाग खराब होता है तो बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं। आप ये मान के चलो कि मतलब 100 में से 65 लोग ही पीएचडी करते हैं, और 65 लोगों में से 35% लोग हैं जो सीरियसली उसको करते हैं, और 30% जी मैम। लोग तो ऐसा है कि कहीं से भी कट पेस्ट कॉपी करा और किसी और से हेल्प ले ली, या उनके गाइड ने उनकी हेल्प कर दी और उनका हो गया। लेकिन एक्चुअल जो नॉलेज होती है वो खुद के करने से ही आती है, खुद के जी मैम। इंटरेस्ट से ही आती है। जी जी मैम। मैम। अब इसमें देखो दो चीजें और हैं, कि एक हमें कैडिस्टल सीट नंबर 1 दिख रही है, सीट नंबर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसकी 2 और 3 सीट भी हो सकती हैं, तीन मतलब एक से तो ज्यादा ही है ना? एक से तो ज्यादा ही है। अब ये 2 हो गई। अब ऐसे हम इसको इन शीट को अगर जोड़ेंगे, तो हम पेंट और ब्रश में जाएंगे, उसको जोड़ेंगे, तो हो सकता है कि सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बैठ गए या नहीं भी बैठ गए, बहुत सारा एरर आता है। और ये जी जो मैम। जोड़ने की प्रोसेस हो जाती है इसको बोलते हैं मोजाइकिंग करना, मोजाइक। जोड़ने को बोलते हैं मोज़ेक। मोज़ेक अपने जो टाइल्स बिछे रहते हैं उनको भी अपन बोलते हैं मोज़ेक। मोज़ेक लगाया हमने, मोज़ेक टाइल लगाया। क्यों बोलते हैं मोज़ेक? क्योंकि टाइल्स एक दूसरे के ऊपर आसानी से बैठे हुए दिखते हैं, जो बैटरी। और हम लोग जो हाँ, जो हम लोग वो एक गेम खेलते हैं जिसमें जो टुकड़े-टुकड़े जोड़ते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक शेप हमें दिखने लगता है। पूरा कंप्लीट। जी पूरा मैम। का पूरा शेप दिखने लगता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है मोज़ाइकिंग। वो एक दूसरे के साथ कैसे फिट बैठ गए एक ही खाँचे में, क्योंकि उनका खाँचा बना हुआ था और सेम। एररलेस बना हुआ था, तो उस खाँचे में वो बैठ गए। ठीक इसी तरीके से जब हम जियो रेफरेंसिंग करते हैं तो हम उसके लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल देते हैं, उसकी खुद की पोजीशन आ जाती है अर्थ के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। ठीक है? जी मैम। ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। देखो ये 2 शीट जो है हमने उसको मोज़ेक कर दिया, जोड़ दिया। अब इसमें एक अब ये लाइन दिख रही कंप्लीट। होगी आप लोगों को। आएगा, आएगा, जी मैम। आएगा। तो इसमें एक लाइन दिखेगी अभी आपको ऊपर, वो जो है वो मोज़ाइकिंग लाइन है। हो रही है मैम शो। वो होगी।
हो गए? जी मैम। अब देखना इसमें ये जो टाड़ा-वाड़ा लिखे हैं तो हमें उत्तर तो चाहिए, नॉर्थ दिशा तो चाहिए, लेकिन हमें ये ग्राम का नाम हम उसमें भरेंगे। लेकिन हमें यहाँ ऊपर ऐसे नहीं चाहिए, सील नहीं चाहिए, ये सारी ये जो कचरा दिख रहा है, ये सिग्नेचर दिख रहा है जो नायब तहसीलदार और जी आरआई जी के और पटवारी के, हमें ये नहीं चाहिए। हमें आस-पास जो एरर दिख रहे हैं, ये सब हम क्या करेंगे हटा देंगे। हम कैसे हटाएँगे कि हम इसकी बाउंड्री को डिजिटाइज़ कर लेंगे पॉलीगॉन में। जैसे ही हम इसको डिजिटाइज़ करेंगे तो वो हमारी बन जाएगी एओआई, शेप फाइल बनेगी एओआई, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और उस एओआई से हम इस रास्टर इमेज को कट कर देंगे। ठीक है? क्या करेंगे? खाँचा बनाएँगे, खाँचे में से इस सैटेलाइट को हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। सैटेलाइट इमेज से या हम अपनी ये कैडेस्टल मैप से क्या कर देंगे? कट कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है क्लिपिंग। अब एक्चुअल में कट नहीं होगा, लेकिन हमारे पास जो डेटा आ जाएगा वो कैसा हो जाएगा? कटा हुआ आ जाएगा। एओआई अलग रहेगी हमारी और वो रास्टर डेटा अलग रहेगा। और जब हम उसके ऊपर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो खाँचे की तरह उसके ऊपर फिट हो जाएगा। तो अब उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे ये फ़ायदा हुआ कि एक तो ये जो अनशंट जो इसमें दिख रहा है वो हट गया, अगड़म-बगड़म टाइप का डेटा। दूसरा वो फ़ाइल जी कैसी हो गई? छोटी हो गई। अब बड़ी फ़ाइल जो थी वो 1 डेढ़ जीबी की हो रही थी और हमने एओआई से काट ली तो हो सकता है वो 970 एमबी की हो गई, है ना? तो डेटा जी कैसा मैम। हो गया? छोटा हो गया और हमने अब ये डेटा का मैनेजमेंट कर लिया कि हमें इतनी एओआई पर ही काम करना है। तो अगर मान लो हमें ध्यान नहीं जी रहता तो कई बार हम एओआई के बाहर जाके भी डिजिटाइज़ कर देते हैं। तो अब हमारे पास एओआई है, हमें अब इस एओआई के अंदर ही काम करना है। हमने डेटा को यहाँ पर मोज़ेक भी कर दिया, डेटा को हमने क्लिप भी कर दिया। अब ये इस तरीके से कई सारी अब अभी हम कैडेस्टल बेस्ड आपको डिजिटाइज़ेशन बता हमने थाना विलेज था टांडा, डिस्ट्रिक्ट उज्जैन है। तो हमने पटवारी का नक्शा उठाया, पटवारी के नक्शे को डिजिटाइज़ कर दिया। उसमें आपको रेड कलर में रोड भी दिख रही हैं, आपको ब्लू कलर में ड्रेन दिख रही हैं। यहाँ पर हमने उसके लीजेंड्स भी बनाकर दे दी, स्केल भी बना के दे दिया, नॉर्दिंग भी बना के दे दी। अभी देखो कितना सुंदर लग रहा है वो नक्शा। यस जी मैम। जबकि वो जो नक्शा था वो फटा-पुराना था, अपडेट नहीं किया जा सकता था, लेकिन हमने उसको स्कैन कर लिया, हमने उसको डिजिटाइज़ कर लिया, तो अब जो है वो नक्शा कैसा हो गया कई सालों तक और चलेगा। हम बार-बार उसकी प्रिंट निकाल के दे सकते हैं, हमें बार-बार जी डिजिटाइज़ नहीं करना पड़ेगा, बार-बार उसकी हमें नकल नहीं करनी पड़ेगी, जी बार-बार मैम। हमें मैम उसमें एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये अक्सर पटवारियों का नक्शा एकदम फटा पुराना टाइप का रहता है हाँ, काफी। तो उसी के लिए एक नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइज़ेशन प्रोग्राम चलाया गया है, अब उसका नाम हो गया डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज़ेशन। उसी के जी जो सेंटर है एकेडमी में मैं उसकी इंचार्ज हूँ। जी हम मैम। लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं, पटवारी, आरआई, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, आईएएस इन लोग को ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा जो इंजीनियर्स होते हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से हम इन नक्शों का यूज़ करते हुए नक्शे बना सकते हैं, टोटल स्टेशन मशीन से, जीपीएस से नए बना सकते हैं क्योंकि खसरा नक्शा बहुत सारी जगह का है भी नहीं है। अच्छा या अच्छा एडिट कर सकते चलिए। हैं या टाइप। अब इसके बाद हमने क्या-क्या देखा था उसमें हमने मैप के स्केल भी देखे थे। मैंने मीडियम बताया था स्केल स्मॉल जी स्केल, मैम। लार्ज स्केल, कल आपको 3 मीडियम स्केल है ना? तो इसको मैं हाँ, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने जीआईएस की 4 चीज़ें आप लोगों ने नोट करी थी। जीआईएस के फंक्शन क्या-क्या नोट करे थे मुझे बताओगे एक बार? 4 फंक्शन करे थे डेटा असेंबली, डेटा क्रिएशन, डेटा मैनिपुलेशन और डेटा का आउटपुट, है जी ना? मैम। है ना? तो हमने जी 3 मैम। चीज़ें पढ़ ली, क्या-क्या डेटा असेंबली कहाँ से लाए हम, डेटा हमने कहीं से भी जो है निकाला। फिर डेटा का हमने क्रिएशन करा, तो डेटा का क्रिएशन किसमें करा हमने वेक्टराइज़ेशन 3 चीज़ों में करा, पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन। फिर मैनिपुलेशन में हमने 2 चीज़ें देखी, एक तो जियो रेफरेंसिंग देखी और एक कॉमन मैनिपुलेशन देखा। तो जियो रेफरेंसिंग में हमने इमेज टू इमेज जियो रेक्टिफाई कर दिया और हमने लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड डाल के जियो रेफरेंसिंग कर दी। कॉमन मैनिपुलेशन में हमने जो और चीज़ें देखी जैसे कि हमने क्लिपिंग देखी। क्लिपिंग क्या था हमने एओआई बनाई और उससे काट लिया। हमने मोज़ाइकिंग देखी कि हमने उसको जोड़ दिया। अब जी इसमें एक मैम। चीज़ और होती है बफर करना। बफर करना ऐसा कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास रोड है, 18 मीटर का रोड है, किसी ने मुझे काम दिया कि हमारे पास 18 मीटर का रोड है मैडम, अब हम इसको नेशनल हाईवे में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमें नेशनल हाईवे जैसे कहीं अधिकतर 60 मीटर का बनता है, कहीं-कहीं 75 मीटर का। सुपर कॉरिडोर जो बनते हैं वो 75 मीटर और उसके अबव बनते हैं। हमारे पास 60 मीटर का नेशनल रोड हमें बनाना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा हमारे पास एचएच है 15 मीटर का। इसका मतलब हमें कितना 45 मीटर और चाहिए। चाहिए ना एरिया कि नहीं चाहिए?
तो अब 45 मीटर के लिए हम क्या करेंगे, हम सैटेलाइट इमेज रख लेंगे, हम सैटेलाइट इमेज से खसरा नक्शा को भी हम वो कर लेंगे, जियो रेफरेंस कर लेंगे। अब हम डंपी लेवल से उच्चा बस निकाल लेंगे, या फिर हम टोटल स्टेशन से निकाल लेंगे, उसका रिलीफ निकाल लेंगे, या हम कंटूर डिजिटाइज करके उसके ऊपर रख लेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना, 60 मीटर, तो हम वो हमसे पूछेगा कि 60 मीटर आप कैसे चाहते हो, लेफ्ट में चाहते हो कि राइट में 45 मीटर बनाना चाहते हो कि दोनों साइड बढ़ाना चाहते हो, तो हम उसमें ऑप्शन बफर का डालेंगे और बफर में डाल देंगे कि हमें बोथ साइड बढ़ाना है 45 मीटर। इसका मतलब 22.5 हमें लेफ्ट में बढ़ाना है सेंटर लाइन के, और 22.5 हमें यहाँ के बढ़ाना है। क्लियर? तो हमने बफर ऑप्शन दे दिया बोथ साइड, तो 60 मीटर का हमें एक बफर बनकर आ गया, एक लाइन बनकर आ गई, एक पॉलीगॉन पूरा बनकर आ गया। अब उस 60 मीटर के एरिया में हमने बफर बना लिया। अब मैं प्लानिंग और मॉडलिंग की चर्चा कर रही, ध्यान से सुनना। हमने क्या करा था, कैडेस्ट्रल मैप को जियो रेफरेंस कर लिया था, हमने टोटल स्टेशन के पॉइंट्स भी उसमें रख लिए थे, हमारे पास सैटेलाइट इमेज भी थी। तो जैसे ही हमने कैडेस्ट्रल मैप रखा, तो कैडेस्ट्रल मैप में आप लोगों को खसरा नक्शा अगर आप लोगों ने देखा होगा पटवारी का, तो उसमें सबकी जमीनों की खतौना, खसरा और खतौनी दी रहती है, 22/1, 22/1 छाया पांडे बल्द, डीडी पांडे बल्द, ऐसे डाला रहता है। और उसका रकबा भी, रकबा मतलब उसका एरिया लिखा रहता है कि इतने हेक्टेयर, इतने किलोमीटर या इतने एकड़ जमीन इसमें आ रही है। तो उस 60 मीटर में किसी किसान की या राजस्व की जमीन आ रही है, तो हमें राजस्व से परमिशन लेनी पड़ेगी, या वन विभाग की जमीन आ रही है, या जल संसाधन विभाग की आ रही, तो ये प्लानिंग हम वहीं बैठ के कर लेंगे। अब कितने एकड़ आ रही है, तो कितने एकड़ के हिसाब से हमें मुआवजा देना, वो सिंचित है कि असिंचित है, वो भी हमें मिल गया। कितने एकड़ का हमें मुआवजा देना है, तो ये भी हम वहां पर बैठकर प्लानिंग कर सकते हैं। क्लियर? या हमें डैम बनाना है, तो कितना लैंड हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये भी हम बैठकर वहां पर जो है कर सकते हैं। तो बफर का वहां पर ज्यादा यूज होता है। अब आते हैं चौथा पॉइंट, आउटपुट। आउटपुट में हमें टेबल, आउटपुट किस में मिलेगा हमें, तो आउटपुट हमने बताया था एट्रीब्यूट डेटा है, टेबल में हमने निकाल लिया एट्रीब्यूट डेटा। हमने मैप बना लिया, तभी हमने हमने आप लोगों को मैप दिखाया था, हमने मैप में आउटपुट ले लिया, हमने कोई और उसमें ले लिया, हमने 3D में बना लिया, दिख भी रहा आप लोग को, लीजेंड वीजेंड सब डाल डूल के दे दी सजा के। मतलब आउटपुट क्या है, आउटपुट हमारा रास्टर डेटा है, टोपो शीट हमारी आउटपुट है, टोपो शीट के हमने कलर बदल दिए, नए तरीके से बना दिए, वो हमारा आउटपुट है। ठीक है? जी मैम। ये कल भी ये इमेज दिखाई थी आप लोगों को, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। अब स्पाशियल एनालिसिस करते कैसे है, मैंने बताया कि बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी लेयर को मैंने बताया, जियो रेफरेंसिंग कर दी मैंने, जियो रेफरेंसिंग कर दी तो कैडेस्ट्रल मैप भी उसके ऊपर आ गया, उसके ऊपर सैटेलाइट इमेज भी आ गई, टोपो शीट भी आ गई। तो एक के ऊपर एक जो नक्शे रखते हैं हम हर ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो कहलाती ओवरलेइंग, ओवरलेप करना, ओवरलेइंग करना। क्या कहलाती है, ओवरलेइंग। ओवरलेइंग फंक्शन क्रिएट्स न्यू लेयर टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम। अब इस ओवरले से हम बहुत सारी लेयर से एक लेयर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था कि लैंड यूज से हमने रोड निकाल ली, या रोड के किनारे हम लैंड यूज भी डेवलप कर सकते हैं। लैंड हमने अधिकतर ऐसे ही लैंड यूज बनाया जाता है कि पहले हम बेस लेयर बना लेते, बेस लेयर में रोड और रिवर होती हैं, और उसके बाद हम दूसरे ऑब्जेक्ट को डिजिटाइज करना शुरू करते हैं। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखना, आपको बड़ा मजा आएगा। ये देखिए, दिखाई दिया? हेलो? मैम कौन सी वाली मैम? यही जो ओवरले फंक्शन क्रिएट्स न्यू लेयर टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम, नो मैम, वो शो नहीं हो रही है। आएगी? मुझे आवाज सुनाई दे रही है। यस मैम, यस आई? मैम, यस मैम। अब आ गई बस, हाँ यस मैम। देखा कितनी सारी लेयर्स बनी हुई हैं, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, ये ओवरलैपिंग कहलाती है, और उससे एक हमने न्यू इंफॉर्मेशन डेराइव करी। तो अब हमारे पास एक नई डेफिनेशन आई जीआईएस की, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीआईएस दिस इज ड्राइविंग न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा। मतलब एग्जिस्टिंग डेटा से भी हमने नई इंफॉर्मेशन जनरेट कर ली, या नई इंफॉर्मेशन से हमने एग्जिस्टिंग डेटा को कोरिलेट कर लिया। ठीक है? इट इज ऑल्सो द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। क्लियर? जी मैम, आगे बढ़े। यस मैम। अब इसमें एक चीज और होती है कि मैंने आप लोग को बताया था कि हम एट्रीब्यूट डेटा पर गए, हमने सेलेक्ट करा रोड, तो वो क्वेरी कहलाती है। कितने रोड हैं, कितनी ड्रेन गई हुई है, फर्स्ट ऑर्डर की कितनी है,
या पेव्ड रोड कितना है, या एग्रीकल्चरल लैंड में कितना गेहूं बोया हुआ है, कितना चना बोया हुआ है, या फ्लाईओवर है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी हम हमारी क्वेरी होती है वो हम इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बफरिंग मैंने बताया था आप लोग को, क्रिएशन ऑफ एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट अराउंड एन ऑब्जेक्ट। ये प्लस में भी होता है और ये माइनस में भी होता है। अभी मैंने प्लस में बताया था आप लोग को कि 60 मीटर का रोड जनरेट कर रहा है, लेकिन अगर 60 मीटर में से हमें 15 मीटर का जैसे आजकल रोटरी रोटरी गिरा रहे हैं ना कि बड़ी बड़ी रोटरी हैं, तो चौराहा में जाम लगने की प्रॉब्लम हो रही, तो रोटरी को छोटा कर दें। तो छोटा करना है तो हम उसका बफर मार के देख लेंगे कि अब हमें रोड को किस डायरेक्शन में घुमाना है कि कम से कम एक्सीडेंट्स हों। ठीक है, तो ये बफरिंग होती है। दिख रही है आप लोग को स्लाइड बफरिंग की? जी यस मैम। मैम दिख रही है। है ना, आगे बढ़े। यस कटिंग जी और क्लिप मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। एओआई हमने बनाई और एओआई में से अपना एरिया काट लिया। उसको कटिंग भी बोलते हैं, उसको क्लिपिंग भी बोलते हैं। और इसमें हमें जी हाथ से नहीं काटना पड़ता। हमारे सॉफ्टवेयर में हम क्लिपिंग पर जाएंगे, क्लिपिंग में वो पूछेगा किस में से क्लिप करना है, तो इंसर्ट ऑप्शन, तो उसमें हम रास्टर दे देंगे। फिर वो पूछेगा किसको कितने से क्लिप करना, तो हम अपनी एओआई उसमें भर देंगे। तो ऑटोमेटिकली वो फाइल का नाम पूछेगा और किस फोल्डर में आप इसको सेव करना चाहते हैं, हम दोनों ऑप्शन उसमें दे देंगे, तो वो हमें फाइल जनरेट करके दे देगा। हम्म ओवरले में आप लोग को बता ही चुकी हूँ कि बहुत सारे थीमेटिक प्लान्स को एक के ऊपर एक लॉजिकली रिलेटेड हम रखते हैं, ज्योग्राफिकली लॉजिकली रिलेटेड डेटा को हम रख देते हैं, तो वह ओवरलेपिंग कहलाता है। अब इसकी हम एप्लीकेशंस देखेंगे कि जीआईएस की एप्लीकेशंस होती क्या है। इतनी देर से हम लोग जीआईएस पढ़ रहे थे कि जीआईएस क्या होता है, जीआईएस के कंपोनेंट क्या होते हैं, जीआईएस के डेटा कितने होते हैं। हमने बताया था जीआईएस के दो डेटा होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रास्टर और स्पाशियल और एट्रीब्यूट। स्पाशियल भी दो तरह के होते हैं, रास्टर और वेक्टर। वेक्टर तीन तरह के होते हैं, पॉइंट लाइन और पॉलीगॉन। मैं बीच बीच में आपको समराइज भी करती हुई जा रही हूँ ताकि मतलब आप लोगों के दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ जाए। उसके जी बाद मैम। हमने जो है उसके फंक्शंस देखे थे कि जीआईएस जो है 4 तरह के मैप पे काम करता है, मैपिंग, मैनिपुलेशन, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि फंक्शंस क्या होते हैं, तो फंक्शंस भी 4 तरह के होते हैं। असेंबली, तो पहले हमने डेटा स्टोरेज, असेंबली करी। हाँ, मैनिपुलेशन, वेरी गुड। फिर आउटपुट। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसमें इनके से भी सारे बताओ। के हाँ, इनके भी सारे अपन ने देख लिए कि क्या-क्या होते हैं। अब हम उनकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि एप्लीकेशंस होती कहाँ है। तो जीआईएस की मोस्टली 2 एप्लीकेशन होती हैं। एक तो हमने मैप कंपोजिट कर दिया, मैप बना लिया, और हमने एक बजटरी प्लानिंग कर ली। मतलब मैं मोस्टली 2 जगह ये काम में आता है, एक तो प्लानिंग के काम में आता है और एक मैपिंग के काम में आता है। तो मैप्स तो कई सारे होते हैं, अपन लोग अब पढ़ रहे हैं और आप लोग तो ज्योग्राफर हैं और आप लोग टच में भी हैं, तो मुझसे अच्छा आप लोगों को पता होगा कि मैप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जीआईएस के मैप्स एक तो थीमेटिक बेस्ड मैप होते हैं। तो थीमेटिक बेस्ड क्या? जिसकी थीम हो कि भाई जी मैम। लैंड यूज बनाना, तो लैंड यूज एक थीम हो गई। मैंने कहा कि मुझे रोड का मैप चाहिए, मुझे जियोमॉर्फोलॉजिकल मैप चाहिए, जियोलॉजिकल मैप चाहिए, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? थीम बेस्ड मैप कहलाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। एक्चुअली इसको बोलना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि हम इसमें सिर्फ जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का यूज नहीं कर रहे हैं, इसमें हम डंपी लेवल के लाए हुए डेटा का भी यूज कर रहे हैं, इसमें हम टोटल स्टेशन मशीन से लाए हुए डेटा का भी यूज कर रहे हैं, इसमें हम प्राइमरी डेटा भी यूज कर रहे हैं, इसमें हम पटवारी नक्शा भी यूज कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जितने भी इंटीग्रेशन है ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत आते हैं। जी मैम। ठीक है, अब रिमोट सेंसिंग क्या है? रिमोट सेंसिंग जो है वो इन्फॉर्मेटिव टूल है हमारे लिए, सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही। टोपोशीट क्या है? टोपोशीट इज अ इन्फॉर्मेटिव टूल। जी। जीआईएस बेस्ड जितनी भी चीजें होती हैं वो इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन देती हैं हमें, लेकिन हम उन इन्फॉर्मेशन का जब इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो इंटरप्रिटेशन करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो एक्चुअल चीज होता है, वो थीम बेस्ड होता है, वो आपकी लोकेशन बेस्ड होता है। हम किसी भी बहुत सारी मैंने बताया था डेराइविंग मैनी इंफॉर्मेशन, एक्सट्रैक्टिंग वन इंफॉर्मेशन इनटू द मैनी सोर्स। बहुत सारे सोर्सेज में से हम एक एक्सट्रैक्ट कर लें। हम न्यू इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट डेटा से न्यू इंफॉर्मेशन जनरेट कर लें, है ना? उसके लिए हम जी। जीआईएस का यूज करते हैं। तो जीआईएस का यूज 2 जगह हुआ, एक तो मैपिंग में हो गया और दूसरा सेकेंडरी किस में हो गया? प्लानिंग में हो गया। अब ये देखो, एक आपको टोपो शीट दिखेगी, टोपो शीट को हम मोज़ाइक कर रहे हैं और उसमें हमने अपनी एओआई डिजिटाइज़ करके डाली है, और ये सारे के सारे जो टुकड़े हैं ये गूगल अर्थ के हैं। क्या आप लोग को दिखने लगे? जी मैम।
आगे बढ़ती हूँ मैं क्योंकि अब हमारे पास समय कम है। अब हमने नंबर डाले हैं टोपो शीट के। अभी तो वो टोपो शीट इतनी सारी थी, कितनी सारी टोपो शीट हमने इसमें यूज करी। 53A, 53A/2, A/1, A/3, A/4, A/7, 6 हमने एओआई बनाई और एओआई से उसको काट लिया और वहां पर रिवर बना दी, सारी की सारी ड्रेनेज मैप बना दी, डिजिटाइज कर दी उसी टोपो शीट के ऊपर। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी दिखा दिए। जी दिख रहा आप मैम। लोग को? अब जी अब मैम। इसमें ड्रेन का जो पैटर्न था, देखो ये जो दिख रहा है ये पूरा कहलाता है वाटरशेड। ठीक है। अब ये वाटरशेड जी का इंडेक्स जाकर देखना आप लोग, इसमें दिख रही है ड्रेनेज, इसमें पेरेनियल ड्रेनेज दिख रही, माइक्रो वाटरशेड बाउंड्री दिख रही है, मेटल रोड हाँ भी दिए हैं हमने, सेटलमेंट्स में ही है। ठीक है। आगे जी बढ़ते हैं। अब वाटरशेड दिखेगा आपको। कल मैंने वाटरशेड का डिवीजन, ये मार्पोमेट्रिक एनालिसिस है, उसी में कवर कर रही हूँ, इसलिए मैंने स्लाइड में आप लोगों के आज ये वाली चीज डाली है, क्योंकि आपके उसमें कोर्स में था, मैंने देखा हुआ है मार्पोमेट्रिक एनालिसिस, जिस पर कल हम लोगों ने चर्चा करी थी। जी ठीक है। मैम। आगे बढ़ते हैं। अब हमने उसके ऊपर ये ड्रेनेज मैप बना दिया कैडेस्टल नक्शे के ऊपर। ये देखिए रिलीफ मैप दिख रही है, डिस्प्ले हो रही है। नो नो मैम। मैम, अभी नहीं आ आएगा, रही। आएगा। हाँ आ गया मैम। मैम, ड्रेनेज आया देखा? है, हाँ, ड्रेनेज के बाद अब रिलीफ आएगा उस। रिलीफ हाँ भी आया आ गया मैम। मैम। आया। हम जी आगे बढ़ते हैं। अब स्लोप का डायरेक्शन आएगा कि वो जेंटल स्लोप है कि अपना स्टीप स्लोप है। जी मैम। आया। आगे बढ़ते, जी यस जैसे ही मैम, आए तो मुझे बताते जाना। जी मैम, अब उसी एओआई पर मैंने क्या बनाया, लैंड यूज बनाया है। यस मैम आ आया गया। मैम। वैसे ही आप लोग के थीसिस के मैप बनेंगे, सबसे पहले बेस मैप बनेगा, बेस मैप के बाद हम लोग ऑलमोस्ट मार्फोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, तो आपका ड्रेन मैप बनेगा, फिर ड्रेन मैप के बाद आपका स्लोप मैप बनेगा, फिर हम लैंड यूज मैप बनाएंगे। अब ये देखो जियोलॉजिकल मैप है। यस मैम, जियोमॉर्फोलॉजिकल मैप आएगा इसके बाद। जियोलॉजिकल में क्या क्या दिखाया मैम? जियोलॉजिकल मैप्स में हम बताते हैं कि उसकी सैंड, सिल्टी भूगर्भ। सैंड सॉइल है कि ग्रेवियल सैंड सॉइल है ना, मतलब सॉइल का पैटर्न क्या है, और उसमें कौन कौन सी मतलब मोस्टली लिनियामेंट्स कौन से हैं ये दिखाते हैं। अधिकतर सॉइल का डिस्क्रिप्शन रहता है और लिनियामेंट का डिस्क्रिप्शन रहता है। ओके मैम, अब जियोमॉर्फोलॉजी में हम देखते हैं कि पेडी प्लेन है, कि फ्लैट प्लेन है, कि पहाड़ है, कि पठार है, क्योंकि वो स्लोप और ड्रेन बेस्ड होता है। तो अपर्दन होता है, तो अपर्दन हुआ तो कितना हुआ। अपर्दन भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, मास बेदरिंग पढ़ी होगी, यस जी है ना, मैम। मैम, बेदरिंग पढ़ी होगी, उसमें अनियन बेदरिंग भी पढ़ते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल बेदरिंग भी पढ़ते हैं। तो अनियन बेदरिंग और बायोलॉजिकल बेदरिंग होने के बाद जो सॉइल बनती वो जियोलॉजी हो गई, लेकिन अनियन बेदरिंग हुई और अनियन बेदरिंग होने के बाद जो टोपोग्राफी बनी वो जियोमॉर्फोलॉजी हुई। ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी जी हाँ, मैम। जैसा लैंड दिख रहा है, जैसा लैंड दिख रहा है वो जियोमॉर्फोलॉजी है, द स्टडी ऑफ द लैंड फॉर्म इज द जियोमॉर्फोलॉजी। लेकिन उसके जो कंटेंट्स हैं, उनके जो नाम है कि पहाड़ का नाम क्या है, किस किस इलाका है, किस टर्सरी इलाका है, पत्थर पुरा पाषाण युग का है, नव पाषाण युग का है, रॉक किस जियोलॉजिकल। उसकी है, मतलब तो वो जियोलॉजिकल हो गया। सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, सॉइल ब्लैक है कि बोल्डर वाली है कि चिकनी है, तो वो क्या हो गई, जियोलॉजिकल हो गई। ठीक है। जी मैम। और अगर उसके ऊपर हमने रोड बना दिया तो वो क्या हो गया, टोपोलॉजिकल हो गया। टोपोलॉजी। हाँ, लेकिन पहाड़ के ऊपर रोड बना दिया तो टोपोग्राफिक हो गया। जी। ठीक है। जी मैम। टोपोलॉजी टोपोग्राफी। हाँ, अब ये मैनिपुलेशन की हम बात करते हैं। अभी आपको एक नेक्स्ट स्लाइड दिखेगी, एक टोपो शीट के ऊपर बनाया हुआ है हमने, और हमने गूगल अर्थ भी उसमें यूज किया हुआ था। मैंने आपको कल भी बताया था कि स्केल होता है, तो टोपो शीट का स्केल कितना है, 50,000 स्केल है। लेकिन
जी जो मान लीजिए हमारे पास कैडेस्ट्रल नक्शा है तो वो तो 3600 के स्केल पर बनता है, 3600 या 4000 के स्केल पर बनता है। तो आप सोचो 4000 के स्केल के ऑब्जेक्ट को अगर हम 50,000 के ऑब्जेक्ट पर बिठाएंगे तो क्या वो बैठ जाएगा? नहीं बैठ पाएगा। No. कुछ कॉमन फीचर्स ही बैठेंगे, जैसे रोड है तो, लेकिन रोड की विड्थ नहीं बैठ पाएगी। 4000 के स्केल पर रोड की विड्थ और लेंथ जो है वो लंबी दिखेगी। तो जो 4000 का जो छोटा सा एक नक्शा है वो टोपो शीट के किसी कोने में जाकर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? है ना? तो अभी इसी का दिखाने का है मेरा कि जब हम किसी सेम स्केल अगर नहीं होते हैं तो देखो कितना एरर आता है। टोपो शीट पर जो रिवर दिख रही है वो अलग दिख रही है और हमने जो इसको डिजिटाइज करके रखी है वो अलग दिख रही है। दिख रही है? जी मैम। आपको टोपो शीट Yes, दिख रही है ma'am. ना? है ना? Yes, ma'am. तो दिखी। ये कॉमन एरर्स हैं जो मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को। अब हम गूगल अर्थ के ऊपर खसरा नक्शा अगर डालते हैं तो वो देखो दिख रहा नो मैम। No, ma'am. अभी नहीं। आएगा। मैं आज आप लोगों को अभी ये भेजती हूँ, कल मैं थोड़ी आलसी खा गई Yes, थी। ma'am. दिख गया। आया मैम। तो देखो अब हमने प्लॉट नंबर डाले 213, 217, 215, जहाँ पर मोया खेड़ा लिखा है। जी जी लिखा है मैम। अब हाँ, अब देखो इसमें पटवारी नक्शा इसके ऊपर बैठ गया। हाँ, लेकिन जी जहाँ अभी इधर मेरा कर्सर देखना, यहाँ पर बहुत बड़ा पटवारी ने एक ब्लॉक बनाकर छोड़ दिया, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की कर दी। इसका मतलब यहाँ पर उसने जो है उपांतरण नहीं करा है, लैंड डाइवर्ट नहीं हुआ है यहाँ पर, जबकि वहां पर एक्टिविटीज हैं। या तो किसी किसान का बहुत बड़ा जो है वो प्लॉट है और वो छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर, जैसे आप लोग जाते होंगे कभी सब्जी जिनके यहाँ होती है उनके यहाँ देखने जाना कि छोटी छोटी सी मेड़ बनाकर उनने खेती करनी शुरू कर दी, उसमें किसी में मेथी बो दी, किसी में पालक, किसी में आलू बो दी। और ये या तो इसकी अवैध कॉलोनी है, इसकी परमिशन उन्होंने नहीं ली हुई है ना? तो हम ये जी आइडेंटिफिकेशन भी यहाँ पर बैठकर कर सकते हैं। ये भी हमारी थीसिस में बहुत काम में आएंगी ये सब चीजें। अब यहाँ पर जैसे यहाँ मेरा माउस जा रहा है, जहाँ पर कर्सर वहां जा रहा है, तो आप देखो बहुत ऊंचा पहाड़ है और पहाड़ के नीचे बहुत सारा सेटलमेंट्स बना के रखा हुआ है। और इस सेटलमेंट्स को देखकर लग रहा है कि ये कोई वेल प्लान्ड कॉलोनी है, लेकिन इस कॉलोनी की परमिशन नहीं ली गई है, इसलिए ये पटवारी नक्शे में रिकॉर्डेड नहीं है। मतलब ये अवैध नहीं। कॉलोनी है, अवैध कॉलोनी जी है। हम इसको इस तरीके से भी पहचान सकते हैं। और भारत का एक ड्रॉबैक है कि हम भट्टा खरीदने जाते हैं तो छेद देख देख के लाते हैं कि कहीं इसमें कीड़े तो नहीं है। भैया हम सब्जी नहीं ले जा रहे, तुम्हारे भट्टे में कीड़े हैं। लेकिन हम जब जमीन खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि रेट दिखा रहे बहुत सस्ती है, फलाने जगह से बहुत सस्ती है, पटक के डाल दो, आगे भविष्य में काम में आएगी। और हम इस तरीके से जो रजिस्ट्री की जो जालसाजी होती है, जो अवैध पट्टे उस होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं। तो हम ये चीज भी रजिस्ट्री के यहाँ बैठ टाइम के समझ निकाल में सकते हैं। आता है। रजिस्ट्री के टाइम भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो डेटा मिली भगत से वैसे हैं, तब भी हमें समझ में नहीं आता है कि ये अवैध है। तो इसके लिए हमें बाकायदा सारे डेटा निकलवाने चाहिए, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से परमिशन है, नगर निगम जी से परमिशन है कि नहीं, ये सारी की सारी चीजें। तो ये भी हम सैटेलाइट से एज्यूम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये था। मैम वहाँ से टोटल इन्फॉर्मेशन निकलती है मैम। मैंने भी काम किया मैम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में। अच्छा अच्छा, वहाँ से आपने टाउन पता एंड चल। कंट्री प्लानिंग में काम करा है? कब करा वहां पर? जी मैम। तो ट्रेनिंग थी मैम हमारी, जब मैं पीजी में था तब। अच्छा, तो देवानु भटनागर मैडम से ट्रेनिंग ली आपने वहां पर? नहीं मैम, वहाँ पर अमित गजभिये सर थे। गजबी सर से, उन्होंने अच्छा। वहाँ पर हम्म। जॉइंट डायरेक्टर वो हाँ पहचानते मैं थे मुझे। जानती हूँ। और एस के मुक्तल सर। हाँ मैं जानती हूँ उन लोगों को, सभी को जानती हूँ। मैंने हाँ मास्टर प्लान बनाए ना, कई सारी जगह जी के, बीना का, दमोह का, बहुत सारी जगह के, मैम। सागर का। अभी ये 21 का ड्राफ्ट मैम अनकम्प्लीट है अभी, वो भी। ओपन बेस मैप खोला हुआ है। और ये जो मैप खोला हुआ है तो इस मैप में आपको क्या दिख रहा है? ब्लेज की क्वेरी दिख रही है, ब्लेज दिख रहा है, ब्लेज मैप पूरा दिख रहा है। और इसकी जब हम देखते तो ये हमें एट्रीब्यूट टेबल दिख रही है। और इसमें दिख रहा है कि लैंड यूज पूरा दिख रहा है कि ये एरिया है 0.73 हेक्टेयर का है, एग्रीकल्चर, और कोई गरिया हीरा के नाम से प्राइवेट लैंड है। अब इसमें देखो पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने डाली, गवर्नमेंट रेवेन्यू का है कि जीपी का है, इस तरीके से ना। जी ये मैम। सारी इन्फॉर्मेशन हमें भरनी पड़ेंगी। अब ये है गई खसरा की खतौनी। मैम स्लाइड में कुछ कुछ इसमें हम आगे बढ़, बॉक्स टाइप का क्यों शो हो रहा है मैम? कंप्लीटली क्यों नहीं शो हो रही है स्लाइड? पता नहीं।
अभी वो हमारे कुछ लिए में तो मैंने बॉक्स requirements डाल के रखे हैं, शायद इसलिए बॉक्स दिख रहे होंगे। और मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ भेजती हूँ अभी, मैं अर्चना मैडम को उस पर थोड़ी देर से कर दे रही, तो आपको आज मिल जाएंगे ये। जी और ये मतलब अब इसमें से तो आपका टाइम हो गया है चूंकि, तो हम और आपको स्लाइड नहीं दिखा रहे हैं, तो स्लाइड देखने का काम है। तो आप इनकी स्लाइड बाद में भी देख सकते हैं, मैं आपको लिख देती हूँ। और यहाँ पर हम लेक्चर जो है अपना खत्म करते हैं। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो बताइए। मैम हाँ, लेटेस्ट जीपीएस सैटेलाइट अभी कब लॉन्च हुआ था? मीन्स अगर उसमें एनटीए के एग्जाम में पूछ लिया तो क्या आंसर? देखिए इसमें क्या था कि अपना गगन लॉन्च हुआ है इंडिया का, लेकिन उसमें सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं इसलिए। बाकी तो कई सारी हम जो अभी सैटेलाइट यूज कर रहे हैं वो कई सारी कंट्री के यूज कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा तो इसका यूज करते हैं हम, अपना यूरोपियन सैटेलाइट्स को। मैम अब तभी कोई इंडिया का भी भी एक ऐसा एक सैटेलाइट हाँ, सिस्टम आ गया। बहुत सारे आ गए इंडिया के, लेकिन वो दे नहीं रहे ना इंडिया वाले, उन्होंने सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया हुआ है। नहीं, इसको तो आप थ्योरी में उसमें एनआरएससी की साइट पर जाकर देखना, तो सारे सैटेलाइट की डेट दी हुई है, कौन कौन से सैटेलाइट कब कब लॉन्च हुए हैं, तो आप उसको देख लीजिए एक बार, तो आपको सारा मिल जाएगा। ओके, मैम अभी थैंक यू नेविक मैम। का यूज शुरू नहीं हुआ है जीपीएस मतलब इसके लिए किसका? नेविगेशन के लिए इंडिया में इंडिया में नेविक है जो तो इंडियन हाँ हाँ है ना, उसका हो गया लेकिन इसका वो यूज सिर्फ शुरू हो गया। हमारा जो गगन है, हम लोग एक्चुअली क्या है, कम से कम 10 सैटेलाइट का यूज करते हैं पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि जो सैटेलाइट जीपीएस होता है वो ट्रायंगुलेशन मेथड पर काम करता है, किसी एक सैटेलाइट से लोकेशन नहीं आती है, कम से कम 3 सैटेलाइट के बीच की जो रिलेटिव जो लोकेशन होती है, उस पर वो काम करता है एक्चुअली, तब सही लोकेशन आती है। तो हम कम से कम 10 सैटेलाइट यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ इंडिया के सैटेलाइट से काम नहीं चलता है। और जो सैटेलाइट है उस पे तो आप लोग को पता ही है कि अमेरिका का है, क्योंकि 26/11 का जो हमला हुआ था, तो उसके बाद से अमेरिका ने उसमें एरर देना शुरू कर दिया। जब हम लोगों ने काम शुरू करा था तब एक्चुअल वो आती थी, एक्चुअल लोकेशन आती थी। अब जो है लोकेशन में एरर आता है, या फिर हमें उतनी देर तक वेट करना पड़ता है। तो मैम अभी अपन नेविक यूज नहीं कर रहे हैं जो इंडिया ने बनाया है अपना खुद का